पुस्तक 9, अध्याय 11, अपराधी जी निंग। निपुण मून क्रेसेंट के भंडारण प्रकार के जादुई खजाने को बांधने और वस्तुओं को बाहर निकालने के बाद जी निंग और उसके साथी के चेहरे बदल गए। ये है। निंग की नजर एक रक्त लाल वस्त्र पर पड़ी। इस रक्त लाल वस्त्र से एक रक्तिम आभा निकल रही थी और उसकी आस्तीन पर एक धूसर उड़ती हुई तलवार टंगी हुई थी। एक युद्ध वर्दी, म्यू नॉटसन ने धीरे से कहा। ये रक्त रंजित वस्त्र कई रूनों से ढका हुआ है और एक निर्माण प्रकार के जादुई खजाने के रूप में भी काम कर सकता है। अगर मेरा अनुमान सही है तो इसका इस्तेमाल उन लोगों के समूह के साथ मिलकर किया जाना चाहिए जो सभी इसी वस्त्र को पहनते हैं। वे एक इकाई में शामिल होकर एक अत्यंत शक्तिशाली संयुक्त हमला कर सकेंगे। नॉटसन दाव निर्माणों का विशेषज्ञ था, उसने इसे तुरंत पहचान लिया। निंग की बात करें तो हालांकि वह इसे अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई की तरह स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया था, लेकिन वह संरचनाओं में निपुण था और इसलिए ये पता लगा सका कि यह युद्ध वस्त्र एक दाव सैनिक के कवच जैसा था। इस रक्त लाल वस्त्र पर अंकित रूनों की जटिलता को देखते हुए यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई साधारण संगठन बना सके। नॉटसन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। स्नोड्रैगन माउंटेन जैसे संप्रदाय इस तरह का एक समान युद्ध वस्त्र बनाने में पूरी तरह असमर्थ हैं और वास्तव में बहुत संभव है कि मेरे गुरु भी इसे नहीं बना पाएंगे। उसके पास नॉर्थमोट कबीले का रक्त पदक था, निंग ने धीमी आवाज में कहा। बहुत संभव है कि उसका स्टिलवाटर के नॉर्थमोट कबीले से कोई संबंध हो। इसे देखो। किंग ने एक चमड़े के चर्मपत्र की ओर इशारा किया। उन्होंने भंडार से कई चमड़े के चर्मपत्र निकाले थे। इन्हें अपने हाथों से मत छुओ, निंग चिल्लाया और फिर उसने चमड़े के चर्मपत्रों की सामग्री को ध्यान से देखा। बूढ़े दूसरे भाई, मैं तुम्हारा भाई भी रिटायर होने वाला हूँ। हालांकि मैं यहीं स्काईलैंड्स की दुनिया में रहूंगा। मैं वापस नहीं जाना चाहता। वहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने इतने सालों तक स्काईलैंड्स की दुनिया में दुश्मनों को परास्त करने के लिए संघर्ष किया है कि मैं इसकी आदी हो गया हूँ। यहाँ मेरे बहुत सारे पुराने भाई हैं और मैं सचमुच यहाँ से जाना नहीं चाहता। पहले तुमने मुझे अपने साथ माउंट मून क्रेसेंट चलने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन भूल जाओ। अगर भविष्य में तुम खाली हो तो कृपया स्काईलैंड्स की दुनिया में आ जाना। चमड़े के स्क्रॉल की सामग्री ने निंग के सिर को तुरंत सुन्न कर दिया। रिटायर्ड, बूढ़ा दूसरा भाई, स्काईलैंड्स की दुनिया, सेवानिवृत्त। नॉटसन ने चौंक कर कहा। एडेप्ट मून क्रेसेंट जरूर किसी सेना का सदस्य रहा होगा और उसके रक्त लाल वस्त्र को देखकर लगता है यह वस्त्र वही वर्दी होगी जो एडेप्ट मून क्रेसेंट उस सेना में पहनता था। चूंकि वह बहुत बूढ़ा हो गया था और अपने जीवन के अंतिम चरण में था, इसलिए वह यहाँ सेवानिवृत्त होने के लिए वापस आया। बूढ़ा दूसरा भाई, व्हाइट वाटर हाउंड भी बोला। ये देखते हुए कि यह निपुण मून क्रेसेंट कितने लंबे समय तक जीवित रहा, मुझे लगता है कि उसके सभी जीवित भाई भी बहुत बूढ़े होंगे, इसीलिए वे उसे बूढ़ा दूसरा भाई कहकर पुकारते थे। लेकिन ये स्काईलैंड्स की दुनिया, स्काईलैंड्स की दुनिया। निंग ने भी भौहें चढ़ाईं। क्या ये खरबों छोटी दुनियाओं में से एक हो सकती है? नॉटसन ने फुसफुसाते हुए पूछा। तीनों लोग अतुलनीय रूप से विशाल थे और सामान्य लोग अत्यधिक संख्या में थे। ये लोग 3000 प्रमुख लोगों और खरबों छोटे लोगों में विभाजित थे। इनमें से कुछ खरबों छोटे लोग ब्रह्मांड द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित थे, जबकि कुछ प्रमुख शक्तियों द्वारा स्थापित किए गए थे। स्काईलैंड्स की दुनिया में युद्ध, निंग मन ही मन सोच रहा था। नॉर्थमोट कबीले का रक्त पदक, निंग सोचता रहा। साथ ही उसने चमड़े के दूसरे खर्रे ध्यान से पढ़ने शुरू कर दिए। कुछ पर अजीबोगरीब नक्शे थे, जबकि कुछ पर अक्षर थे। फिर निंग ने बाकी चीजों को देखा। धीरे धीरे निंग के मन में एक परिकल्पना बनने लगी। स्टिलवाटर के नॉर्थमोट कबीले के पास जरूर एक गुप्त छिपी हुई सेना रही होगी और एडेप्ट मून क्रेसेंट उस सेना का एक सदस्य रहा होगा। निंग को इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि नॉर्थमोट कबीले की अपनी एक गुप्त सेना थी, क्योंकि ग्रैंड जिया राजवंश के इतिहास में मार्क्वेसेट्स द्वारा किए गए कई विद्रोह शामिल हैं। मार्क्वेसेट्स द्वारा विद्रोह करने का प्रयास करना ही इस बात का प्रमाण था कि उनकी जड़ें कितनी शक्तिशाली और गहरी थीं। वे फिंडगॉड युग से लेकर वर्तमान युग तक अस्तित्व में थे। ये समय की एक बहुत लंबी अवधि थी। कोई नहीं जानता था कि मार्क्वेसेट्स की जड़ें कितनी गहरी थीं। उनके लिए अपनी गुप्त सेनाएं रखना बिल्कुल सामान्य बात थी। जहाँ तक स्काईलैंड्स की दुनिया का सवाल है, वह खरबों छोटी दुनियाओं में से एक होगी या कोई ऐसा आयाम होगा जिसे किसी बड़ी शक्ति ने अपने लिए गढ़ा हो। संक्षेप में, इस दुनिया में जीवित प्राणी होने चाहिए, इसीलिए इसे अधीन करना जरूरी था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, हमें क्या करना चाहिए? नॉटसन ने धीरे से कहा। लगता है कि एडेप्ट मून क्रेसेंट संभवतः स्टिलवाटर के नॉर्थमोट कबीले के नियंत्रण वाली एक गुप्त सेना का सदस्य था और ऐसा लगता है कि उसने उनके लिए कई सालों तक युद्ध किया था। निश्चित रूप से उसके उन आजीवन युद्ध परीक्षित मित्रों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे होंगे। निंग ने सिर हिलाया। अनगिनत सालों तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के बाद कोई सोच सकता है कि वे सैनिक कितने करीब थे। अब जबकि एडेप्ट मून क्रेसेंट अपनी सेवानिवृत्ति में ही मर गया था, तो वे लोग इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? यह मुसीबत है। निंग ने भौहें चढ़ाईं। फिर भी अगर उसे एडेप्ट मून क्रेसेंट की पृष्ठभूमि पता होती तो भी निंग वही करता। हालांकि एडेप्ट मून क्रेसेंट सेवानिवृत्त होने के लिए माउंट मून क्रेसेंट लौट आया था, फिर भी वह आसपास के इलाके के लिए एक विपत्ति साबित हुआ था। निंग ने यूडोन के बारे में पढ़ते हुए एडेप्ट मून क्रेसेंट के बारे में काफी जानकारी हासिल की थी और एडेप्ट का वर्णन था। वह एक दुष्ट, तुच्छ आदमी था जिसने कई लोगों को नाराज किया था। शायद इसलिए कि सेना में रहते हुए उसकी बहुत सारी दबी हुई इच्छाएं थीं। रिटायर होते ही उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बर्बरता और क्रूरता से काम लिया, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया।
निंग ऐसे इंसान पर दया नहीं करेगा। निंग, बेटा, हमें क्या करना चाहिए? व्हाइट वाटर हाउंड ने निंग की ओर देखा। मास्टर, किंग ने भी निंग की ओर देखा। निंग ने भौहें चढ़ाईं। चलो, द्रवीभूत तत्व सार को रख लेते हैं। हम बाकी सारे खजाने भंडारण खजाने में डाल देंगे और फिर किंग अपनी शून्य पलक का इस्तेमाल करके जमीन के बहुत नीचे जाकर उसे चुंबकीय कोर में डाल दो। गहरा चुंबकीय कोर। किंग ने सिर हिलाया। समझ गया। उन्होंने केवल 1000 किलोग्राम तरलीकृत एलिमेंटल एसेंस ही रखा और बाकी सब कुछ फेंक दिया, यहाँ तक कि वह जेड बोतल भी जिसमें एसेंस था। तरलीकृत एलिमेंटल एसेंस अतुलनीय रूप से शुद्ध और अप्राप्य था, इसलिए वे उसे रख सकते थे, लेकिन बाकी सब कुछ समस्या पैदा करने वाला साबित हो सकता था। मैं अब जा रहा हूँ। छोटा नीला सांप पलक झपकाकर अस्तित्व से गायब हो गया, शून्य से गुजरकर गायब हो गया। जमीन के नीचे एक चुंबकीय कोर था और चुंबकीय प्रकाश का एक शक्तिशाली क्षेत्र जिसे कोई अपनी आंखों से देख सकता था। किंग ने ध्यान से उस भंडारण प्रकार के जादुई खजाने को, जो अब बिना किसी बंधन के था, चुंबकीय प्रकाश में फेंक दिया। कुछ समय बाद किंग वापस लौटी। मैंने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। उसने निंग की तरफ देखा, जिसने सिर हिलाया। अच्छा, सब लोग सोच विचार कर देखते हैं। क्या हमने कोई सुराग छोड़ा है? वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, पहले जब हम माउंट मून क्रेसेंट पर आए थे, क्या ये संभव है कि निपुण मून क्रेसेंट के सेवकों या शिष्यों ने हमें देखा हो? नॉर्टसन ने चिंतित होकर कहा। निंग ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मेरी दिव्य इंद्रिय ने पूरे मून क्रेसेंट पर्वत को ढक लिया था और सब कुछ मेरे अवलोकन क्षेत्र में था। केवल 3 लोगों ने संयोग से हमारे ड्रैगन सिर वाले युद्धपोत को देखा, लेकिन उस समय युद्धपोत छद्मवेश में था और उसका रंग भी अलग था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे सिर्फ उस युद्धपोत को देखकर हमें पहचान पाते। ठीक है, नॉर्टसन ने सिर हिलाया। वे यहाँ गुप्त रूप से आए थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से युद्धपोत को एक बहुत ही साधारण, आम दिखने वाले रूप में छिपा दिया था। केवल युद्धपोत के रूप रंग के आधार पर वे हमें ढूंढ नहीं सकते। अच्छा, निंग ने सिर हिलाया। सब लोग, क्या तुम्हें कोई कमी नजर आ रही है? सबने सिर हिला दिए। आते समय वे बेहद सतर्क थे और उन्होंने टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल भी नहीं किया था। वे बादलों और धुंध के बीच से उड़कर यहाँ तक पहुंचे थे। माउंट मून क्रीसेंट पर सिर्फ 3 लोगों ने ही उनके असली रूप देखे थे। अडेप्ट मून क्रीसेंट, यू डोंग और यू वेई, तीनों अब मर चुके थे। जूनियर प्रशिक्षु भाई, अब मैं शुई यी के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा हूँ। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, निंग ने कहा। शुई यी से निपटना यू डोंग से निपटने से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। हालांकि वह सिर्फ एक शीर्ष जिफू शिष्य है, वह डोंग कबीले के क्षेत्र में है। मुझे किसी बंधन या लगाव की चिंता नहीं है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, और कुछ मत कहो, नॉर्टसन ने दृढ़ता से कहा। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर भी हमें यह तय करना होगा कि शुई यी के साथ कैसे पेश आना है। निंग ने चारों ओर सबकी ओर देखा। किंग ने जल्दी से कहा, यह बहुत आसान है। गुरु, आपके पास दिव्य ज्ञान है, आप बिना किसी प्रयास के पूरे डोंग वंश को इससे ढंक सकते हैं। जब तक आपको उसे मारने का मौका मिले, आप उसे आसानी से मार सकते हैं, है ना? यह इतना आसान नहीं होगा। नॉर्टसन ने सिर हिलाया। ये डोंग कबीले का अड्डा है और एक आदिम ताओवादी का घर। यह निश्चित रूप से सुरक्षा के कई स्तरों से सुरक्षित होगा और कोई भी बाहरी व्यक्ति चुपचाप अंदर नहीं घुस पाएगा। निंग ने सिर हिलाया। कोई बेवकूफ भी अंदाजा लगा सकता है कि यह जगह अनगिनत संरचनाओं से घिरी होगी। यहाँ चुपके से घुसने का कोई रास्ता नहीं है। किंग ने मुंह बनाया। निंग, बेटा, व्हाइट वाटर हाउंड ने कहा, हालांकि शुई यी को मारने के लिए डोंग कबीले में प्रवेश करना हमारे लिए कठिन हो सकता है, लेकिन हम शुई यी को बाहर क्यों नहीं ला सकते? क्या वह बाहर आ गया है? निंग की आंखें चमक उठीं। ठीक है, नॉर्टसन ने भी सहमति में पुकारा। निंग तुरंत इस पर विचार करने लगा और शुई यी के बारे में जो जानकारी उसने हासिल की थी वह उसके दिमाग में कौंधने लगी। जल्द ही उसे एक रास्ता सूझ गया। अगर उसे मारने के लिए अंदर जाना मुश्किल है तो हम उसे बाहर खींच लेंगे। निंग ने सिर हिलाया। ढूंढो, तो चलो अभी चलते हैं। चल दर। तुरंत ही युद्धपोत, जो अब एक साधारण काला जहाज प्रतीत हो रहा था, बादलों से गायब हो गया। वे पहले ही अडेप्ट मून क्रेसेंट को मार चुके थे, अब वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि जैसा कि उन्हें डर था, अडेप्ट मून क्रेसेंट के पुराने दोस्तों का समूह उसकी मौत के मामले को शांत नहीं होने देगा। पूरी शैडो आर्मी अपने किसी पुराने सेवानिवृत्त भाई को इस तरह मरने नहीं देगी। शैडो आर्मी के सभी सदस्यों ने कई सालों तक एक साथ युद्ध किया था और उनमें से बहुत से मारे गए थे। बहुत कम ही सेवानिवृत्त होने के लिए जीवित बचे थे। अगर उनके सेवानिवृत्त लोगों को भी बिना किसी कारण के मार दिया जा सकता है तो वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? चिंता मत करो, हमारी छाया सेना के पुराने भाई यूं ही नहीं मारे जाएंगे। दूसरी जगहों पर स्वर्गीय खजाने पर्वत की खुफिया रिपोर्टें जबरदस्त हो सकती हैं, लेकिन यहाँ स्टिलवाटर कमांड्री में हमारे नॉर्थमोट कबीले की खुफिया रिपोर्टें और भी बेहतर हैं। छाया सेना के मुख्यालय के भीतर एक लाल बालों वाला बूढ़ा आदमी खून से लथपथ आदमियों के एक समूह से ऊंची आवाज में बात कर रहा था। स्टिलवाटर कमांड्री नॉर्थमोट कबीले का क्षेत्र था। यहाँ नॉर्थमोट कबीले की जड़ें सबसे गहरी थीं। बस आधे दिन बाद स्टिलवाटर सिटी, नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर एस्टेट। अरे, नॉर्थमोट बायवेई, जो शराब पी रहा था और संगीत सुन रहा था, अचानक भौहें चढ़ा गया। उसने बाहर से कदमों की आहट सुनी। मैं संगीत सुन रहा हूँ, मुझे परेशान करने की हिम्मत कौन कर सकता है? बायवेई की सिकुड़ी हुई भौहों में गुस्से की झलक दिखाई दे रही थी।
अचानक दरवाजा खुला और एक हट्टा कट्टा गंजा आदमी एक अलंकृत काली वर्दी पहने अंदर आया। उसके बगल में एक पीला चेहरा बिना दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था जिसकी पुतलियां त्रिकोणीय थीं। त्रिकोणीय आंखों वाले उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर हंसी की झलक दिख रही थी, लेकिन ये देखकर दूसरे लोग सिहर उठते थे। पिताजी! बाइवेई झट से खड़ा हो गया। अपने पिता के सामने बियावेई हमेशा बेकाबू होकर घबरा जाता था। बाइवेई, नॉर्थमोस्ट ब्लैक टाइगर की गहरी टोप जैसी निगाहें बर्फ के एक बेहद ठंडे कुंड जैसी थीं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने ही यू डोंग शुई यी और डोंग सेवन के बारे में खुफिया रिपोर्ट के लिए लोगों को स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर भेजा था? हाँ, बाइवेई ने सिर हिलाया। क्यों? ब्लैक टाइगर ने पूछा। बाइवेई ने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा, यह मेरे भाई जी निंग के लिए था, जो अपने सह शिष्य म्यू नॉर्थसन को लेकर आए थे और मुझसे मदद मांगी थी। वह नहीं चाहते थे कि स्वर्गीय खजाने के पहाड़ को पता चले, इसलिए मैं भी बहुत सावधान था। मेरे और हमारे सेवकों, जिन्होंने आदेश का पालन किया था, के अलावा किसी और को इसकी जानकारी नहीं है। ओह! ब्लैक टाइगर की आंखें गहरी और ठंडी थीं। उसने शांति से कहा, लगता है अपराधी जी निंग और उसका समूह है। पुस्तक 9, अध्याय 12, पिता और पुत्र। अपराधी जी निंग है? नॉर्थमोस्ट बाइवेई ने घबराकर कहा, पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? कौन सा अपराधी? आप क्या कह रहे हैं? क्या तुम अंदाजा नहीं लगा सकते? नॉर्थमोस्ट ब्लैक टाइगर ने अपने बेटे की तरफ देखा। यह वही बेटा था जिस पर उसने अपनी सारी उम्मीदें टिकाई थीं, जिसे उसने हमेशा प्रशिक्षित करने की कोशिश की थी। अगर उसने अपनी सारी उम्मीदें बाइवेई पर न लगाई होती तो वह बाइवेई को उसके हाल पर छोड़ देता और उसे एक लापरवाह, अज्ञानी, आवारा वंशज बनने देता। हालांकि ब्लैक टाइगर हमेशा उसके साथ बहुत सख्त रहा था। पिताजी, आप कह रहे हैं? बाइवेई कोई मूर्ख नहीं था। भौहें चढ़ाकर उसने कहा, भाई जी निंग नहीं चाहते थे कि स्वर्गीय खजाने के पहाड़ को पता चले कि वो वही हैं, इसलिए वो जरूर कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिसके बारे में वो दूसरों को नहीं बता सकते। वो एक ताकतवर पृष्ठभूमि वाले दुश्मन को मारने गए थे। डोंग सेवन, यू डोंग, शुई यी, इन तीनों में से सिर्फ डोंग सेवन ही एक ऐसा शख्स है जिसकी पृष्ठभूमि थोड़ी बहुत है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने डोंग सेवन को मार डाला हो? लेकिन डोंग सेवन के पीछे एक साधारण आदिम ताओवादी है। वो आपके लायक नहीं है, पिताजी। इस तरह का व्यवहार। ब्लैक टाइगर ने सिर हिलाया। ये डोंग सेवन नहीं है, उसने यू डोंग को मारा है। बाइवेन ने सिर हिलाया। यू डोंग? वह तो बस एक मामूली इंसान है। लेकिन यूडोंग के गुरु निपुण मून क्रेसेंट भी उस समय मौजूद थे, इसलिए संभवतः क्योंकि उन्होंने जी निंग को रोकने की कोशिश की थी, वे भी इस लड़ाई में फंस गए और जी निंग ने उन्हें मार डाला। ब्लैक टाइगर ने अपने बेटे को घूर कर देखा, और निपुण मून क्रेसेंट एक सेवानिवृत्त अमर साधक थे जो स्टिलवाटर के हमारे नॉर्थमोस्ट कबीले के नियंत्रण वाली सेनाओं में से एक, छाया सेना, का हिस्सा थे। क्या? बाइवेई का चेहरा तुरंत बदल गया। स्वाभाविक रूप से वह जानता था कि उसके अपने कबीले, नॉर्थमोस्ट कबीले में अमर साधकों की कुछ छिपी हुई शक्तिशाली सेनाएं थीं। हर एक मार्क्विस की अपनी कुछ सेनाएं थीं। ब्रेंजिया राजवंश भी यह जानता था। हालांकि गुप्त सेनाओं की सही संख्या, प्रत्येक सेना में कितने लोग थे और सेनाओं के सदस्य कितने शक्तिशाली थे, यही असली रहस्य थे। छाया सेना का एक सेवानिवृत्त साधक? बाइवेई मन ही मन बुदबुदाने लगा। एक सेवानिवृत्त? तो उसने कई सालों तक युद्ध किया होगा। उसके कई पुराने दोस्त और सैनिक होंगे। सेवानिवृत्त? वे इन अमर सेनाओं के लिए सबसे संवेदनशील व्यक्ति होते हैं। ठीक है, बिल्कुल, ब्लैक टाइगर गुर्राया। वे हमारे नॉर्थमोस्ट कबीले के लिए लड़ते हैं और उनमें से अनगिनत मारे गए हैं। बहुत कम ही बच पाते हैं और सेवानिवृत्त हो पाते हैं। अगर सेवानिवृत्त साधक मारे गए तो पूरी सेना के साधक स्वाभाविक रूप से क्रोधित होंगे। वे इस तरह की घटना बिल्कुल नहीं होने देंगे, और अगर हुई भी तो वे हत्यारे का पता लगा लेंगे और फिर अपने पुराने भाई का बदला लेंगे। यह अमर साधक सेनाओं के लिए एक नाजुक जगह है। जो इसे छुएगा मर जाएगा। ब्लैक टाइगर की आंखें भी गंभीरता से भर गईं। ये सेनाओं के अलिखित नियमों में से एक था। वे अपने बूढ़े सेवानिवृत्त भाइयों को कष्ट नहीं सहने देंगे, कतई नहीं। जी निंग के समूह ने बहुत ही सफाई और पेशेवर तरीके से काम किया, ब्लैक टाइगर ने कहा। छाया सेना के खुफिया विभाग ने अपनी जांच शुरू कर दी है। उन्होंने माउंट मून क्रीसेंट पर रहने वाले कई आम लोगों की यादों को खंगाल लिया है। उन्हें वह रक्त वस्त्र भी मिल गया है जो कभी सिद्ध मून क्रीसेंट पहनते थे। इसे दुनिया की चुंबकीय गहराइयों में फेंक दिया गया था। हालांकि चूंकि कुल 3 लोग मारे गए थे, मून क्रेसेंट, उनके शिष्य यू डोंग और उनकी बेटी यू वेई, इसलिए शैडो आर्मी के खुफिया विभाग ने यू डोंग और यू वेई की भी जांच शुरू कर दी थी। जल्द ही उन्हें पता चला कि किसी ने हाल ही में हेवनली ट्रेजर्स माउंटेन से यू डोंग पर रिपोर्ट की एक प्रति मांगी है। ब्लैक टाइगर ने अपने बेटे को घूरा। इस सुराग के आधार पर शैडो आर्मी की जांच पड़ताल उन्हें मेरी जागीर तक ले गई। नॉर्थमोस्ट ब्लैक टाइगर जागीर, इसी से मुझे इसके बारे में पता चला। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बाइवेई अब चिंतित थी। छाया सेना इस समय कई सुरागों पर काम कर रही है, ब्लैक टाइगर ने कहा, लेकिन अगर शुई यी और डोंग सेवन दोनों भी मर गए तो छाया सेना को पक्का यकीन हो जाएगा कि अपराधी ने स्वर्गीय खजाने पर्वत पर इन तीनों के बारे में खुफिया रिपोर्टें खरीदी थीं। बाइवेई ने घबराकर कहा, तो मैं तुरंत किसी को भाई जी निंग को ढूंढने के लिए भेजूंगी और उसे अस्थायी रूप से शुई यी और डोंग सेवन को मारने से बचाऊंगी। ब्लैक टाइगर ने सिर हिलाया। कोई फायदा नहीं, वे जल्द ही बाकी सुरागों को भी खारिज कर देंगे, तब वे इस मामले में हमसे पूछताछ करेंगे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बाइवेई ने चिंतित होकर कहा।
दो विकल्प हैं, ब्लैक टाइगर ने कहा। बाइवेई ने अपने पिता की ओर देखा। पहला विकल्प जी निंग को छोड़ देना है, ब्लैक टाइगर ने कहा। इस तरह हम सारी मुसीबतों से बच जाएंगे। असंभव। बाइवेई ने अपना सिर हिलाया। ब्लैक टाइगर ये देखकर सचमुच हंसने लगा। हा, यह मेरे बेटे की बात है। सही कहा। अपने अच्छे दोस्तों और भाइयों को आसानी से मत छोड़ो या धोखा मत दो। अगर तुम उन्हें इतनी आसानी से त्याग सकते हो तो तुम कभी भी सच्चे दोस्त और भाई नहीं बना पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हों तो तुम्हें उनके साथ ईमानदारी से पेश आना होगा, समझे? बाइवेई चौंक गया। तो फिर सिर्फ दूसरा ही विकल्प बचता है, ब्लैक टाइगर ने कहा। बस मान लो कि यह काम तुमने ही किया है। बाइवेई हैरान रह गई। मैं? ठीक है। शैडो आर्मी के सामने स्वीकार करो कि यह तुमने ही किया था। तुमने ही यू डोंग की जांच करने के लिए लोगों को भेजा था और फिर यू डोंग को मारने के लिए लोगों का नेतृत्व किया था। हालांकि क्योंकि अडेप्ट मून क्रेसेंट ने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, तुमने उसे भी मार डाला। ब्लैक टाइगर ने आगे कहा, तुम्हें पता नहीं था कि अडेप्ट मून क्रेसेंट एक सेवानिवृत्त सैनिक था और इसलिए तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। शैडो आर्मी तुम्हें सजा देने पर जोर नहीं दे सकती। हमारे नॉर्थमोट कबीले के मुख्य वंश के सदस्य होने के नाते और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो भविष्य में स्टिलवाटर का मार्क्विस बन सकता है, तुम्हारा अडेप्ट मून क्रेसेंट को गलती से मार देना एक छोटी सी बात है। अगर आप इस मामले की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो ये बस एक छोटी सी बात होगी, क्योंकि अंततः छाया सेना हमारे नॉर्थमोट कबीले की सेना है। हमारी छाया सेना के साधकों के लिए सिर्फ एक दुर्घटना के कारण नॉर्थमोट कबीले के किसी मुख्य वंशज के लिए ज्यादा परेशानी खड़ी करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर कोई और जिम्मेदारी लेता तो लगभग तय है कि उसकी मौत हो जाएगी। ब्लैक टाइगर ने अपने बेटे की तरफ देखा। फिर भी इसके नतीजे में मुझे लगता है कि शैडो आर्मी के कुछ पुराने लोग तुमसे नफरत करेंगे। सिर्फ मुझसे नफरत? एक साधारण सेवानिवृत्त वांशियांग सिद्ध। मुझे तो हैरानी होगी अगर एक भी ढीला अमर स्तर का साधक उसका सच्चा दोस्त हो, और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग मुझसे सचमुच गहरी नफरत करेंगे। बाइवेई ने सिर हिलाया। फिलहाल छाया सेना से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जहां तक भाई जी निंग की बात है, मैं कह सकता हूं कि वह ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दोस्त के लिए मुश्किलें उठाने को तैयार हैं। मैं इस मामले की जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा। अच्छा, ब्लैक टाइगर ने सिर हिलाया। जहां तक यू डोंग, शुई यी और डोंग सेवन द्वारा आपको नाराज करने की बात है, मैं कोई उचित बहाना ढूंढ लूंगा। बाइवेई ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा पिताजी। याद रखो। ब्लैक टाइगर ने अपने बेटे की ओर देखा, फिर धीरे से कहा, तुमने अपने भाई के लिए बलिदान देने के लिए तैयार होकर बहुत अच्छा किया है, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम्हें जी निंग को ये बताना होगा कि तुमने उसके लिए क्या किया। उसे बता दो। बाइवेई चौंक गई। ठीक है, उसे अपने बलिदान के बारे में बता दो, ब्लैक टाइगर ने शांति से कहा। तुमने उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अगर उसे पता भी नहीं चला तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि तुमने ये सब व्यर्थ किया? अगर उसे गलती से सच पता चल जाए तो वह स्वाभाविक रूप से तुम्हारे प्रति कृतज्ञ होगा। बाइवेई ने भौहें चढ़ाईं। क्या ये थोड़ा बनावटी और बनावटी नहीं है? बनावटी? ब्लैक टाइगर ने अपने बेटे को एक नजर देखा। तुम्हें बस उसे संयोगवश पता चलने देना चाहिए। आखिरकार तुमने ही तो उसके कामों की जिम्मेदारी ली थी। याद रखना, हालांकि तुम्हें अपने दोस्तों का ख्याल रखने में ईमानदार होना चाहिए, लेकिन तुम्हें इसके बारे में थोड़ी रणनीतिक भी होनी चाहिए। यही तुम्हारे मानव संसाधनों के इस्तेमाल का सिद्धांत है। मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचो। ब्लैक टाइगर ने अपने बेटे को भौहें चढ़ाकर देखा। उसका बेटा बेहद बुद्धिमान था और उसे उससे बहुत उम्मीदें थीं। हालांकि बाइवेई की मां के प्रभाव के कारण वह कभी कभी अपने दोस्तों के साथ जरूरत से ज्यादा ईमानदार हो जाता था। हालांकि इससे उसे कुछ सच्चे दोस्त बनाने का मौका मिला, लेकिन इस तरह के स्वभाव के कारण उसके लिए किसी शक्ति आधार पर पूरी तरह से हावी होना और उसे एकजुट करना बहुत मुश्किल हो जाता। चलो चलें, ब्लैक टाइगर ने कहा और त्रिभुजाकार शिष्य वाले बुजुर्ग को अपने साथ ले गया। आंगन का जमा हुआ वातावरण तुरंत शांत हो गया और पास ही गाना गा रही खूबसूरत नौकरानी अचानक होश में आ गई। क्या हुआ? उसने पहले न तो कुछ देखा था और न ही कुछ सुना था। दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे उसकी याददाश्त का एक हिस्सा खो गया हो। उसे बस थोड़ा सा याद था कि उस जागीर का मालिक नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर आ रहा था, और फिर जब तक वह होश में आए नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर जा चुका था। रणनीति, अपने मानव संसाधनों का इस्तेमाल। बाइवेई ने भौहें चढ़ाईं। पापा, आप सबके साथ हिसाब किताब करते हैं और इसीलिए माँ आपको छोड़कर चली गई। आप हैं, मैं खुद हूँ। उनके पिता उन्हें प्रशिक्षित करना चाहते थे और उन्हें दूसरा नॉर्थमोट ब्लैक टाइगर बनाना चाहते थे, लेकिन वह नॉर्थमोट बाइवेई था, एकमात्र नॉर्थमोट बाइवेई। मुझे आश्चर्य है कि जी निंग कैसी है। बाइवेई ने मन ही मन चिंता व्यक्त की। निंग का समूह आधे महीने की उड़ान के बाद स्टिलवाटर कमांड्री के डॉन बे पहुंच गया था। डॉन बे आकार में लगभग स्वेलो माउंटेन के बराबर था। शुई यी का कबीला सचमुच बहुत छोटा है। डॉन बे के ऊपर 600 मीटर चौड़ा एक जहाज तैर रहा था। डॉन नदी 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी और यह एक बड़ी नदी थी जो स्टिलवाटर कमांड्री के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती थी। जहाज के ऊपर बैठे नॉर्थसन ने आह भरते हुए कहा, दरअसल इसमें एक भी कमांड्री शहर नहीं है, ये काफी कमजोर है। निंग ने सिर हिलाया। जी कबीले के पास कम से कम ब्रांजिया राजवंश का एक कमान वाला शहर
10,000 तलवारों का शहर तो था ही, किसी कबीले को स्थानीय प्रभुत्वशाली माने जाने के लिए कम से कम एक कमान वाले शहर का होना जरूरी था। लेकिन शुई यी का कबीला, शुई कबीला, सचमुच बहुत छोटा था। शुई यी के प्रकट होने से पहले उनका कुल अत्यंत साधारण और कमजोर था। बाद में शुई यी अत्यंत विशाल और शक्तिशाली डोंग कुल का सेवक बन गया और डोंग कुल द्वारा प्रशिक्षित होकर जिफू शिष्य स्तर तक पहुंच गया। उसने लंबे समय तक युवा गुरु डोंग सेवन की भी सेवा की थी। स्वाभाविक रूप से उसने अपने शुई कुल को भी प्रसिद्धि दिलाई। शुई यी की सहायता से शुई कबीला धीरे धीरे और अधिक शक्तिशाली होता गया और उसने अपना एक शहर बनाया। लेकिन जाहिर है यह कोई सेनापति शहर नहीं था, ये जी कबीले के पश्चिम प्रांत शहर जैसा था, एक स्वनिर्मित शहर। इसके अलावा शुई कबीला वास्तव में एक अन्य कबीले की छत्रछाया में था। चूंकि शुई यी डोंग कबीले के साथ ही रहा, इसलिए उसने शुई कबीले के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं की और इस प्रकार वह इस हद तक बढ़ता गया कि अब एक मध्य अवस्था वाला जिफू शिष्य उसकी रक्षा कर रहा था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, आप शुई यी को डोंग कबीले से बाहर निकालने और उसे छोड़ने की योजना कैसे बना रहे हैं? नॉर्टसन निंग की ओर देखते हुए हंसा। बस, निंग ने सिर हिलाया। उसका कबीला, शुई कबीला, बहुत छोटा है। पूरे कबीले की रक्षा के लिए सिर्फ एक जिफू शिष्य है। मेरे पास पूरे शुई कबीले को दहशत और अराजकता की स्थिति में डालने के कई तरीके हैं। शुई यी को तुरंत वापस लौटने के लिए मजबूर करने के लिए। और सचमुच उसके पास कई तरीके थे। शुई कबीला बहुत कमजोर था। जब भी उसे कोई बड़ी मुसीबत आती तो वह तुरंत शुई यी के पास मदद की गुहार लगाने पहुंच जाता। गुरु, चलो उन्हें मार डालते हैं। अगर हम कबीले का कत्लेआम कर देंगे तो वहां अराजकता फैल जाएगी, किंग ने कहा। लेकिन निंग ने सिर हिला दिया। जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे रिवरसाइड जनजाति के रिवरहे को मारते समय उसने रिवरहे के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, निंग भी शुई कबीले के अन्य सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। शुई यी की मौत से शुई कबीले के संभावित पतन के बारे में निंग बस शांति से देखता रहेगा। एक शक्तिशाली दाव हृदय वाले अमर साधक के रूप में निंग अपने कार्यों में अत्यधिक आश्वस्त था और वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो उसके दाव हृदय के विरुद्ध हो। यदि अतीत में उसने रिवही के पुत्र को मारने का कार्य किया होता तो इससे उसके अपने हृदय में विश्वास प्रभावित होता और उसकी साधना पथ में एक बड़ी बाधा उत्पन्न होती। यदि आप उन पर हमला नहीं करेंगे तो आप उन्हें अराजकता की स्थिति में कैसे डालेंगे? किंग ने बुदबुदाया। ये बहुत जल्दी हो जाएगा। यहीं रुको, मैं एक बार फिर आऊंगा और चाय की केतली उबालने में जितना समय लगेगा उतना ही समय में वापस आ जाऊंगा। निंग के पैरों के नीचे एक तलवार की रोशनी चमक उठी और वह हवा में उड़ता हुआ हजारों किलोमीटर दूर स्थित शुई कबीले के मुख्यालय यीशुई शहर की ओर बढ़ गया। पुस्तक 9, अध्याय 13, शुई यी के लिए सड़क का अंत। यीशुई शहर, यह एक नवनिर्मित शहर था। शुई वंश के फलने फूलने के साथ ही इसका धीरे धीरे निर्माण हुआ था और इसकी रक्षा शुई वंश के वर्तमान कुलपति जिफू शिष्य शुई तियानई द्वारा की जाती थी। निंग बादलों के ऊपर खड़ा नीचे की ओर देख रहा था। उसकी दिव्य शक्ति ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अब तक निंग के पास इतनी शक्ति थी कि वह इस पूरे शहर का विनाश कर सकता था, लेकिन एक अमर साधक होने के नाते निंग ने बहुत से आम लोगों का नरसंहार करने की हिम्मत नहीं की। अमर साधकों के लिए आम लोगों को मारना वर्जित और घोर पाप था। लेकिन हाँ, अगर आम लोग साधकों को अपमानित करने की हिम्मत करते तो साधक स्वाभाविक रूप से उन्हें दंडित कर सकते थे। लेकिन बड़े पैमाने पर नरसंहार का परिणाम पाप के शरीर में घूमने जैसा होता और बेईज़िशान की तरह रिंड्रेगन गार्ड के हमलों को आमंत्रित करना। ऐसा लगता है जैसे वे 10 लोग संभवतः शुई वंश के कुलपिता हैं। निंग की दिव्य भावना ने कई लोगों को पहचाना जिनकी आत्माएं और आभाएं बहुत शक्तिशाली थीं, लेकिन वह उन्हें देखकर उनकी शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगा पाया। थोड़ी देर तक देखने के बाद, यह वही है। निंग ने जल्दी से शुई वंश के असली मुखिया को पहचान लिया। कुलपति महामहिम। जब शुई तियानई पत्थर के रास्ते पर चल रहा था तो बाकी कबीले के लोग उसके प्रति अतुलनीय सम्मान दिखा रहे थे, क्योंकि वह कबीले की रक्षा करने वाला एकमात्र जिफू शिष्य था। लेकिन निश्चित रूप से वहां उससे भी ज्यादा शक्तिशाली शुई यी भी था, जो दूर अतुलनीय रूप से शक्तिशाली डोंग कबीले में स्थित था। इन लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे शुई तियानी को आदरपूर्वक कुलपति कहकर संबोधित कर रहे थे, जिससे निंग, जो उनसे ऊपर आसमान में था, को पता चल गया कि वास्तव में कुलपिता कौन था। नीले वस्त्रधारी शुई तियानई की लंबी दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। वह वाकई काफी प्रतिष्ठित लग रहे थे। जल्द ही वह अपने शांत एकांत ध्यान कक्ष में पहुंच गए। यहाँ कोई नौकर नहीं था और न ही किसी कुल के सदस्य ने पास आने की हिम्मत की। उनके कुल के सदस्यों और सेवकों के लिए उनका ध्यान कक्ष एक बेहद रहस्यमय जगह थी, जहाँ कोई भी छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करता था। निजी कमरे में शुई तियानई कमल मुद्रा में बैठ गए। उनकी पलकें झुकी हुई थीं। मेरा शुई कुल तेजी से फल फूल रहा है। एल्डर यी ने हमें जो द्रवीभूत तात्विक सार दिया है, उससे हमारे कुल में 3 और शीर्ष शियांटियन विशेषज्ञ पैदा हुए हैं। अगर उनमें से कोई जिफू स्तर तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारे शुई कुल में अभी जिफू शिष्य बहुत कम है। एक कबीले के मुखिया होने के नाते शुई तियानई की गहरी इच्छा थी कि उनका कबीला और भी मजबूत हो। उनकी वर्तमान स्थिति बेहद अजीब थी। कमजोर, उनके पास जिफू शिष्य तो थे। ताकतवर, उनके पास एक भी सेनापति नगर नहीं था। ऐसी अजीब स्थिति ने स्वाभाविक रूप से शुई तियानई और एल्डर यी, इन दोनों जिफू शिष्यों को अपने कबीलों को मजबूत बनाने के तरीके ढूंढने पर मजबूर कर दिया। अभी सहन करो।
शुई तियानई को अभी भी एल्डर शुई यी के कहे शब्द याद थे। तियानई, अधीर मत हो, एक एक कदम आगे बढ़ो। हमारे कबीले की जड़ें बहुत उथली हैं। अगर हम बहुत अधीर हुए तो डॉनबे क्षेत्र की अन्य महाशक्तियां हमें शत्रुता की दृष्टि से देख सकती हैं और उस समय हमारा विनाश होने का खतरा हो सकता है। हमें धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे प्रतीक्षा करनी होगी। चूंकि मैं डोन कबीले के साथ हूँ, इसलिए डॉनबे क्षेत्र की अन्य शक्तियां हमारे विरुद्ध युद्ध नहीं छेड़ेंगी। जब कबीले में और जिफू शिष्य होंगे तो मैं डोन कबीले से अपने कुछ अच्छे मित्रों को लाऊंगा और हमारे शुई कबीले के लिए एक आधार और नींव स्थापित करूंगा। बड़े शुई यी ने हमारे कबीले के लिए बहुत ज्यादा त्याग किया है, शुई तियानई ने एक खामोश आह भरते हुए कहा। शुई यी ने स्वेच्छा से डोन कबीले में एक सेवक के रूप में प्रवेश किया था, इसलिए ही वह धीरे धीरे शुई कबीले की मदद कर पाए थे। अरे, शुई तियानई को अचानक अपनी आत्मा पर एक जोरदार टक्कर का एहसास हुआ। धमाका, दुनिया में सब कुछ पल भर में अंधेरा हो गया। एक तलवार की रोशनी निजी कमरे की छत को भेदती हुई गुजरी और एक आकृति कमरे में दाखिल हुई। निंग कमरे में खड़ा था, उसके हाथों में एक सफेद बोरा कहीं से प्रकट हुआ था। अंदर आओ। निंग ने थैला खोला और थैले से तुरंत एक शक्तिशाली, बेतहाशा चूसने की शक्ति निकली। इस थैले का इस्तेमाल असल में दूसरों पर हमला करने के लिए नहीं किया जा सकता था। दुश्मन जब पूरी तरह से असहाय हो जाते थे तभी उन्हें इसमें समाहित किया जाता था। सीधे शब्दों में कहें तो इसका इस्तेमाल लोगों को जमा करने के लिए किया जाता था। एक सांस वाले थैले के अंदर सांस लेना नामुमकिन था और इसलिए जो भी आम लोग इसमें फंस जाते थे वे दम घुटने से मर जाते थे। हालांकि जियांटियन और उससे ऊपर के जीव सांस न ले पाने पर भी ठीक रहते थे। निंग ने तुरंत बोरी को रस्सी से बांध दिया। फिर अपने हाथ के एक झटके से उसने अपनी दैत्य देवता प्रवर्धित भुजाओं से एक शक्तिशाली शक्ति का प्रवाह किया जो सीधे लकड़ी की मेज से टकराई और एक धमाके के साथ उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। चलने का समय हो गया है। निंग अपने कंधों पर बड़ी बोरी लटकाए एक प्रकाश की किरण में बदल गया और उस छेद की ओर बढ़ गया जिसे उसने कुछ क्षण पहले बनाया था। आकाश की ओर बढ़ा और गायब हो गया। बाहर के लोग स्वाभाविक रूप से निजी कमरे के अंदर से आने वाली विस्फोटक आवाजें सुन पा रहे थे। अभी क्या हुआ? अभी अभी एक प्रकाश की किरण आसमान में उठती हुई प्रतीत हुई। स्वूश 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 स्वूश। शुई कबीले के सभी जियांटियन विशेषज्ञ जल्दी से वहां पहुंचे, इतनी तेजी से कि धुंधले से दिखाई दे रहे थे। उनमें से कई ने प्रकाश की उस रेखा को आसमान में उल्टे देखा, इतनी तेजी से कि वे बस अस्पष्ट रूप से बता पा रहे थे कि वह मानव आकार की थी। इतनी जल्दी? यह एक अमर साधक होना चाहिए था। एक साधक कुलपति के निजी कमरे से उड़कर बाहर आया। अच्छा नहीं है। वे सभी घबरा गए। देखो, निजी कमरे की छत में एक बड़ा छेद है। जियांटियन जीवनरूप जो इस स्थान पर सबसे पहले पहुंचे थे वे इतने ऊंचे कोण से उड़कर आए थे कि वे निजी कमरे की छत में बने बड़े छेद को तुरंत देख सकते थे। चलो अंदर चले, जल्दी। वे सभी उस विशाल गड्ढे में कूद पड़े। शुई कबीला सचमुच बहुत कमजोर था। कुल का सबसे ताकतवर सदस्य शुई यी डोंग कुल का एक सेवक मात्र था, इसलिए केवल कुलपिता का निजी कमरा ही अच्छी सामग्री से बना था। साधारण जियांटियन जीव उस कमरे में सेंध नहीं लगा सकते थे, लेकिन जिफू शिष्य आमतौर पर ऐसा कर सकते थे। तुलनात्मक रूप से ब्लैक व्हाइट कॉलेज के औपचारिक शिष्यों के निजी कमरों में तो लूज इमॉर्टल्स जैसे लोग भी नहीं घुस सकते थे। कुलपति कहाँ है? अंदर तो आपदा क्षेत्र है। मेज टूट गई है, छत टूट गई है और कुलपिता गायब हो गए हैं। पूरा शुई कुल तुरंत दहशत में आ गया। सबसे पहले उन्होंने पैतृक भवन में कुलपिता की जीवन पट्टिका की जांच की। ऐसा करने पर उन्होंने राहत की सांस ली। कुलपति की जीवन पट्टिका सुरक्षित है। कुलपिता मरे नहीं हैं, लेकिन कुलपति गायब क्यों हो गए हैं? किस अमर साधक ने उस पर आक्रमण किया? शुई कुल बेचैन और बेचैन था। उनके सबसे शक्तिशाली साधक कुलपिता लापता हो गए थे। वे बेचैन कैसे न होते? इस समय उन्हें अपने कुल के सबसे शक्तिशाली सदस्य एल्डर यी, जिन्हें शुई यी के नाम से भी जाना जाता था, की याद आई, जो डोंग कुल में एक सेवक थे। जल्दी करो, एल्डर यी को वापस आने के लिए कहो। जल्दी करो, एल्डर यी को वापस बुलाओ। ऊपर बादलों में निंग एक सांस वाली थैली कंधे पर लटकाए अपनी दिव्य दृष्टि से नीचे के क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा था। जैसा मैंने सोचा था, वे शुई यी को बुलाने गए हैं। निंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि यहाँ से डोंग कबीले के स्नो क्लाउड फील्ड्स तक काफी दूरी है। इसमें आधे महीने से लेकर 1-2 महीने तक का समय लगेगा। निंग ने अपने कंधे पर टंगे एक सांस वाले बोरे की तरफ देखा। ये बंदा जिफू का शिष्य है। इस बोरे में फंसा रहने पर यह 1-2 महीने जिंदा रह लेगा। समय बीतता गया। शुई कबीले ने तुरंत एक प्रतीक चिन्ह तोड़ दिया था, जिससे दूर डोंग कबीले में रहने वाले शुई यी को गहरा सदमा लगा। वह जानता था कि उसके कबीले में जरूर कोई बड़ी घटना घटी होगी, वरना वे उसे तोड़ नहीं पाते। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। शुई यी ने तुरंत डोंग कबीले के उच्च स्तरीय सदस्यों से छुट्टी के लिए आवेदन किया। एक शीर्ष जिफू शिष्य होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से कोई साधारण सेवक नहीं था और कबीले में उसकी कुछ हैसियत थी। उसके घर जाने के लिए छुट्टी लेना कोई छोटी बात नहीं थी। डोंग कबीले के उच्च स्तरीय सदस्यों ने स्वाभाविक रूप से सहमति में सिर हिलाया। उसी दिन शुई यी अपने कबीले की वापसी यात्रा पर निकल पड़ा। लगभग आधे महीने बाद यशुई शहर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर एक जंगली, अदम्य, वनाच्छादित पहाड़ की चोटी पर एक खूबसूरत संपत्ति थी। यह नॉर्थसन की निर्मित संपत्ति थी और यह ऐसी संरचनाओं से ढकी हुई थी कि आम लोगों और जियांटियन विशेषज्ञों के लिए इसे खोजना मुश्किल था। निंग के समूह ने फिलहाल यहीं निवास कर लिया था।
गुरुजी, क्या शुई यी शायद वापस नहीं आएगा? किंग ने चिंतित होकर कहा। निंग ने सिर हिलाया। यह उसका कबीला है और वह इसका सबसे शक्तिशाली सदस्य है। वह वापस कैसे नहीं आ सकता, अपने कबीलों द्वारा अपमानित किए गए कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर। उस कबीले के ज्यादातर सदस्य जो उसी कबीले में पले बड़े थे, उन्हें अपने कबीलों से जुड़ाव का एक गहरा एहसास होता था। इस विशाल दुनिया में यह अस्तित्व के नियम का हिस्सा था। अगर कोई अच्छा जीवन जीना चाहता है तो पूरे कबीले को अतुलनीय रूप से एकजुट होना होगा। एक के बाद एक पीढ़ी अपने कबीले की खातिर युद्ध करती रही। यह अनगिनत कबीलों के लिए एक आस्था का रूप बन गया था। यहाँ तक कि जो लोग अपने कबीलों के प्रति सच्चे मोह और वफादार नहीं थे, वे भी आमतौर पर उस समय लौट आते थे जब कबीला संकट में होता था। अरे, निंग की आंखों में अचानक तलवार की रोशनी चमक उठी। पास ही सफेद वस्त्र पहने अंकल व्हाइट ने भी निंग की ओर देखा। वह वापस आ गया? निंग ने सिर हिलाया। वह वापस आ गया। चलो चलें। अंकल व्हाइट भी अब और विरोध नहीं कर सके और निंग ने सिर हिलाया। ठीक है। स्वूश स्वूश, निंग और अंकल व्हाइट आसमान में उड़े, तेजी से शुई यी की ओर बढ़े, जो उस समय यीशुई शहर की ओर तेजी से वापस जा रही थी। हम भी उनका पीछा करेंगे। नॉर्टसन और किंग तुरंत प्रकाश की धारियों में बदल गए और उनके पीछे चल पड़े। हवा में एक हरे पत्ते जैसा जादुई खजाना आसमान में उड़ रहा था, जिसके ऊपर एक धूसर वस्त्र पहने ताओवादी खड़ा था। शुई यी के चेहरे पर एक काला जन्म चिन्ह था और वह हमेशा मुस्कुराता रहता था, जिससे वह एक धूर्त और चालाक सा दिखता था। हालांकि उसके जैसा चालाक और चालाक इंसान विशाल डोंग वंश में लगातार नई ऊंचाइयों को छूने में कामयाब रहा था और एक सेवक से लेकर एक शिखर जिफू शिष्य तक पहुंच गया था। वास्तव में उन लोगों के अलावा जिनकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी, उन अमर साधकों को भी कम नहीं आंका जा सकता जिन्होंने एक एक कदम आगे बढ़ते हुए सीढ़ी पर चढ़ाई की थी। आखिर हुआ क्या था? उन्होंने सीढ़ी क्यों तोड़ी और मुझे वापस क्यों बुलाया? तियानी भी इस मामले को संभाल नहीं पाए। शुई यी को अब तक पता ही नहीं था कि क्या हुआ था। मैं यहाँ हूँ। शुई यी दूर यीशुई शहर देख सकता था। यीशुई शहर का नाम यीशुई इसलिए रखा गया क्योंकि पूरा कबीला शुई यी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता था। स्वूश, जैसे ही शुई यी ने बादलों से नीचे उड़ने के लिए अपने हरे पत्ते जैसे जादुई खजाने को नियंत्रित किया, अचानक फुसफुसाहट, अचानक एक रोशनी की किरण उसके रास्ते में आ गई। अरे, शुई यी का चेहरा बदल गया। जैसे ही वह यीशुई शहर पहुंचने वाला था, एक और साधक उसका रास्ता रोकने आ गया। शुई यी को तुरंत खतरे का आभास हो गया। उसने गौर से देखा। उसके सामने हवा में एक फर पोशाकधारी युवक और एक सफेद वस्त्रधारी पुरुष खड़े थे। सफेद वस्त्रधारी पुरुष फर पोशाकधारी युवक का नौकर या गृहस्वामी लग रहा था। फर पोशाकधारी युवक बस वहीं खड़ा शुई यी को घूर रहा था। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, तो तुम शुई यी हो? पुस्तक 9, अध्याय 14, सरपेंटविंग झील पर वापसी। अच्छा नहीं। शुई यी मन ही मन हैरान था। वह महसूस कर सकता था कि फर पोशाक पहने युवक और उसके बगल में सफेद वस्त्र पहने प्रबंधक दोनों ही उसके लिए गंभीर खतरा थे। ये एहसास निंग और अंकल व्हाइट के दिलों में भरी हत्या की मंशा से आया था। शुई यी इसे भांप सकता था और इस तरह उसका दिल खौफ से भर गया। मैं शुई यी हूँ। चूंकि तुम दोनों ने मुझे रोक लिया है, मुझे लगता है कि तुम लोग पहले से ही जानते हो कि मैं कौन हूँ। शुई यी ने उन दोनों की तरफ देखा। मुझे लगता है कि तुम दोनों को भी उम्मीद थी कि मैं दूर डोंग कबीले से जल्दी वापस आ जाऊंगा। हमारा शुई कबीला छोटा है और ज्यादा महत्वाकांक्षी भी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस मुझे बता दो, जब तक मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं मना नहीं करूंगा। उसके शब्द सरल थे, लेकिन साथ ही उसने न केवल अपने समर्थकों डोंग कबीले के जरिए धमकी दी, बल्कि एक विनम्र रवैया भी अपनाया। एक सामान्य सत्ता संघर्ष में दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू करने के लिए यही काफी होता, लेकिन यह कोई सत्ता संघर्ष नहीं था। ये बदला था। मैं तुम्हें चाहता हूँ। निंग अचानक हिल गया और उसने विंडविंग डिवीजन किया और एक चमकती तलवार की रोशनी सीधे शुई यी के सीने में घुस गई। शुई यी बचना चाहता था और उसने अपने सामने कुछ उड़ती हुई तलवारें भी फेंकी, लेकिन उनकी ताकत में बहुत ज्यादा अंतर था। ताकत के लिहाज से या दाव के लिहाज से अंतर बहुत ज्यादा था। एक ही वार में शुई यी का सीना आर पार हो गया। तुम शुई यी घूरता रहा। उसकी उड़ती हुई तलवारें हवा से नीचे गिर गईं और उसके बगल में ढेरों जादुई खजाने बिखर गए। हालांकि उसका भंडारण प्रकार का जादुई खजाना उसके पास ही रहा, लेकिन अब वह बेमालिक था क्योंकि उसका जिफू पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। तुमने मेरे जिफू को नष्ट कर दिया। शुई यी को विश्वास नहीं हो रहा था। मैं ये ले लूंगा। निंग ने हाथ हिलाकर सारे जादुई खजाने बटोर लिए, फिर मुड़कर शुई यी को ठंडी नजरों से घूरने लगा। हालांकि उसका जिफू नष्ट हो चुका था, शुई यी अभी भी हवा में खड़ा था, बिल्कुल भी नीचे नहीं डूब रहा था, क्योंकि उसके नीचे एक विशाल जलज्वाला कमल खिल गया था और शुई यी उसके ठीक ऊपर उसके बीचों बीच खड़ा था। कमल घूम नहीं रहा था। स्वाभाविक रूप से उसमें कोई मारक शक्ति नहीं थी। तुमने मेरे जिफू को क्यों नष्ट कर दिया? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। शुई यी स्तब्ध रह गया। यह अचानक आए विपत्ति उसकी समझ से परे थी। तुम कौन हो? शुई यी का चेहरा विकृत और विकृत होने लगा। जिफू के नष्ट हो जाने से उसका अमर मार्ग टूट गया था। अब उसके आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। शुई यी, क्या तुम मुझे पहचानते हो? पास में खड़े अंकल व्हाइट धुंध में बदल गए और फिर एक बर्फीले सफेद कुत्ते में बदल गए। एक देव जानवर, व्हाइट वाटर हाउंड। जब शुई यी ने इसे देखा तो 20 साल से भी ज्यादा पुरानी यादें अचानक उसके ज़हन में कौंध गईं।
ये यादें उस समय की थीं जब वह युवा स्वामी डोंगसेवन का पीछा करता था। उस समय उसने डोंगसेवन के साथ हर तरह के घिनौने काम किए थे, लेकिन वह पूरी तरह से निडर था क्योंकि युवा स्वामी किसी भी नतीजे से निपटने में सक्षम था। वह सचमुच उसके लिए एक सुखद समय था। उस समय उसे और यू डोंग को एक महिला को पकड़ने का आदेश मिला था, लेकिन उस महिला के बड़े भाई और पति ने निषिद्ध कलाओं का इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की बेतहाशा कोशिश की थी। तभी एक बर्फीले सफेद कुत्ते ने उस महिला को उठा लिया और भाग गया। तुम वो व्हाइट वाटर हाउंड हो? शुई यी ने जीनिंग की तरफ देखा। और तुम जिन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की वे मेरे चाचा, मेरे पिता और मेरी माँ थे। निंग ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों में ठंडी नजर ने शुई यी के दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। तुम वही बच्चा हो जिसके गर्भ में वह औरत थी? शुई यी ने घूर कर देखा। हे भगवान, बस 20 साल ही हुए थे। वह बच्चा जिसके गर्भ में वह औरत थी इतना शक्तिशाली हो गया था। क्या ये हो सकता है कि वह औरत किसी पुनर्जन्म वाले अमर से गर्भवती हो? बस एक विचार के साथ निंग ने अपने शरीर से मौलिक की को उछाला, जिससे एक चमकता हुआ रून उसके सामने प्रकट हुआ। ये हार्टबर्नर आर्ट था। चमकती रूनिक मुहर तुरंत शुई यी के शरीर में समा गई। इसका आनंद लो, निंग ने भावशून्य भाव से कहा। शुई यी ने तुरंत एक दर्दनाक चीख निकाली। उसका मांस और हड्डियां ऐंठ कर विकृत होने लगीं और उसकी त्वचा पूरी तरह लाल हो गई। पीड़ा के कारण वह दर्द से चीख रहा था। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। शुई यी के मुंह से दिल दहला देने वाली दहाड़ें निकलीं, लेकिन निंग उसे शांति से देख रही थी। मुझे मार डालो, शुई यी दहाड़ा। इसे जल्दी और साफ करो, साफ और तेज। अगर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूं, तो कौन आकर मेरी इच्छा पूरी करेगा? क्या तुम मेरे माता पिता को वापस जिंदा कर सकते हो? मेरे चाचा को वापस जिंदा कर सकते हो? निंग ने उसे ठंडी निगाहों से देखा। शुई यी का शरीर झुलसने लगा था और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई थीं। ये तो नर्क ही था। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुम एक दयनीय मौत मरोगे, एक दयनीय मौत। बेहद पीड़ा में शुई यी ने निंग को घूरा। उसका क्रोध चरम पर था। चटक 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 उसका शरीर जलने के साथ ही आग की लपटों से झिलमिलाने लगा। निंग ने धूपबत्ती का जादुई खजाना निकाला। अंदर जाओ। एक आत्मा सीधे धूपबत्ती में समा गई, फिर जंग खाकर नष्ट हो गई। फिर निंग ने हाथ हिलाकर आसपास के सारे जादुई खजाने इकट्ठा कर लिए। निंग, जो पहले बेहद ठंडा था, अचानक शांत हो गया। बस उसकी आंखों में एक उलझन भरी नजर रह गई। 2 मर गए, निंग ने धीरे से कहा। निंग बेटा, तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 3 में से 2 अपराधी तुम्हारे हाथों इतनी जल्दी मर जाएंगे। अंकल व्हाइट एक तरफ खड़े होकर निंग के कंधों पर प्यार से थपथपा रहे थे। अगर उन्हें पता होता तो उन्हें बहुत खुशी होती। आखिरी वाला, डोंगसेवन, अभी बचा है। हालांकि वह स्नोड्रैगन पर्वत पर है। वह एक स्कूल का मुख्यालय है। यहाँ तक कि लूज इमॉर्टल्स भी उस पर हमला करने से सावधान रहेंगे। अभी मेरे पास कोई मौका नहीं है, निंग ने धीरे से कहा। मैं इंतजार करूंगा। मैं डोंगसेवन को थोड़ी देर और जीने दूंगा, लेकिन जब समय आएगा तो मैं उसकी आत्मा को भी नष्ट कर दूंगा। बदला, स्वाभाविक रूप से वह उन्हें कोई मौका नहीं देगा। ये सभी शत्रु अत्यंत शक्तिशाली आत्माओं वाले अमर साधक थे। सामान्यतः मरने और पाताल लोक में जाने के बाद वे सहयोग कर सकते थे और भूत सैनिक बन सकते थे और अंततः भूत अमर बनने के लिए प्रशिक्षण ले सकते थे। निंग ऐसा होने नहीं देगा। चलो चलें, बाकी लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, अंकल व्हाइट ने कहा। निंग ने अपना सिर घुमाया और दूर खड़े म्यू नॉर्थसन और लिटिल किंग को देखा। वे स्पष्ट रूप से निंग को परेशान नहीं करना चाहते थे क्योंकि वह बदला ले रहा था, इसलिए बस दूर से ही देख रहे थे। ठीक है, अब वापस जाने का समय हो गया है। इसके बाद निंग ने शुई तियानई को छोड़ दिया। उनके बीच कोई मनमुटाव नहीं था। निंग के घमंडी स्वभाव को देखते हुए वह इस आदमी का नरसंहार करने की हद तक नहीं गिरेगा। हालांकि शुई यी की मृत्यु के साथ भविष्य में पूरा शुई वंश निश्चित रूप से क्षय होना शुरू हो जाएगा। क्रिम्सन ड्रैगन पर्वत पर रेनड्रैगन गार्ड का मुख्यालय स्टिलवाटर सिटी से ज्यादा दूर नहीं। निंग और नॉर्थसन दोनों ने अपने मिशन सौंप दिए। इन 10 कर्म अंकों के साथ हमारे पास 100 साल का अवकाश होगा। नॉर्थसन ने निंग की ओर देखा। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, आप कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? मैं घर जाने की योजना बना रहा हूँ, निंग ने कहा। मैं शायद अपने वतन स्वेलो माउंटेन में सरपेंटविंग झील पर स्थायी रूप से रहूंगा। मैं कभी कभार बाहर जाकर कुछ रोमांचक गतिविधियां करूंगा, लेकिन ज्यादातर समय मैं स्वेलो माउंटेन में ही रहूंगा। वह स्थान उसका घर था। उस जगह पर वे लोग थे जिनसे वह सबसे अधिक परिचित था। उस स्थान पर पानी के नीचे की संपत्ति थी जो उसके लिए बहुत उपयोगी थी। और इसी तरह बहुत लंबा अरसा बीत गया था जब उसने सरपेंटविंग झील पर एक छोटी सी नाव पर घूमकर उस एहसास का, उस सच्चे गर्मजोशी भरे एहसास का, अपने पिता और माँ की गोद में होने का आनंद लिया था। उसे उस तरह के एहसास की बहुत याद आती थी। सरपेंटविंग झील पर वापस नॉर्थसन एक क्षण रुका, फिर बोला, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, अब मैं कुछ समय के लिए आपसे विदा लेता हूँ। मैं निर्माणों के दाव के विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। मैं स्कूल वापस जा रहा हूँ। मेरी गुरु निर्माणों के दाव के बारे में अत्यंत गहन समझ प्राप्त कर चुकी हैं और उनके साथ रहना मेरे लिए बहुत मददगार है। इसके अलावा गुरु अपने जीवन के अंतिम चरण में हैं। मैं उनके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। निंग समझ गया कि उसका ये कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई सचमुच ताओवादी जेडफाइन को स्नेह से देखता था, लगभग वैसे ही जैसे एक बेटा अपनी माँ के लिए स्नेह रखता है। आखिरकार उसकी असली माँ का तो बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया।
चलो अभी अलग हो जाते हैं। अगर भविष्य में तुम खाली हो तो स्वेलो माउंटेन की सरपेंटविंग झील पर आ सकते हो। ठीक है, जब समय आएगा मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई नॉर्थसन ने सिर हिलाकर कहा। और फिर नॉर्थसन अपने ड्रैगन सिर वाले युद्धपोत पर सवार होकर सीधे स्टिलवाटर सिटी की ओर उड़ चला। निंग की बात करें तो वह बस अपने कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई को जाते हुए देखता रहा। फिर वह लिटिल किंग और अंकल वाइट की ओर मुड़ा। चलो चलें। वे क्रिम्सन ड्रैगन पर्वत के टेलीपोर्टेशन व्यू की ओर चल पड़े। ये जगह स्वेलो पर्वत से काफी दूर थी और व्यू से गुजरना थोड़ा तेज होता। निगल पर्वत, पहाड़ वही पहाड़ थे, पानी वही पानी था। एक जहाज उसके आसमान में उड़ रहा था और उस पर एक फर पोशाकधारी युवक, एक बड़ा बर्फ सफेद शिकारी कुत्ता और एक छोटा नीला सांप भी था जो उस दल में सबसे नया आया था। हम वापस आ गए हैं। निंग ने अपने वतन को निहारा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जब मैं गया था तब सर्दी थी और पूरी जगह सफेद बर्फ से ढकी हुई थी। जब मैं वापस आया तब भी कड़ाके की सर्दी थी। जब वह ब्लैक व्हाइट कॉलेज छोड़कर रेनड्रैगन गार्ड में शामिल हुआ था तब गर्मी का मौसम था। हालांकि गॉल पर्वत के जंगली दलदलों में मुकदमों, संदिग्ध अपराधियों की तलाश और यू डोंग और शुई यी की हत्या के बाद सर्दी का मौसम आ चुका था। नीचे की जमीन बर्फ की चांदी जैसी सफेद सजावट से ढकी हुई थी। स्वेलो पर्वत शुरू से ही एक ठंडी जगह थी और सर्दियों में ये लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढकी रहती थी। जब निंग का जन्म हुआ तब दुनिया भी बर्फ से ढकी हुई थी। सरपेंटविंग झील, व्हाइट वाटर हाउंड अचानक इंसानी भाषा में बोला। हम यहाँ हैं। निंग भी विशाल सरपेंटविंग झील को घूर रहा था। हालांकि झील के किनारों पर बर्फ जम गई थी, फिर भी अंतहीन सी दिखने वाली इस झील का पानी लहरों के रूप में बहता रहा। इतने बड़े आकार की झील सबसे ठंडे तापमान में भी शायद ही कभी पूरी तरह जमी होगी। सरपेंट झील को देखते ही निंग को एक गर्माहट का एहसास हुआ। उसकी माँ की राख, उसके पिता की राख, सब इसी झील के पानी में छिड़की गई थी। नाव आसमान से नीचे की ओर बहती हुई झील के बीचों बीच जा पहुंची। पापा, माँ, निंग ने झील की ओर देखा, फिर मुस्कुराया। मैं वापस आ गया हूँ। हमारे 3 दुश्मनों में से तुम्हारा बेटा अभी सिर्फ 2 को ही मार पाया है। उनमें से एक अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। वह भी मर जाएगा। अंकल वाइट, मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ, निंग ने कहा। व्हाइट वाटर हाउंड ने सिर हिलाया। निंग फिर नाव पर लेट गया। उसे अतुलनीय रूप से सुकून और आराम महसूस हो रहा था। नाव झील की सतह पर तैर रही थी। ये बहुत ही अद्भुत लग रहा था, बिस्तर पर सोने से कहीं ज्यादा। नाव के हल्के हल्के हिलने से झील का पानी रुक जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे बचपन में उसकी माँ उसे हमेशा अपनी गोद में लिए रहती थी। नाव धीरे धीरे आगे की ओर हिल रही थी। उसके एक ओर एक व्हाइट वाटर हाउंड लेटा हुआ था और एक छोटा नीला सांप निंग की कलाई के चारों ओर लिपटा हुआ था जो उससे सटा हुआ था। धीरे धीरे नाव केंद्र की ओर, ब्राइट हार्ट द्वीप की ओर बढ़ने लगी। सूर्यास्त। अब नाव ब्राइट हार्ट द्वीप के तट के पास पहुंची थी। निंग द्वीप पर रहने वाले असंख्य लोगों की आभा को महसूस कर सकता था और वह स्वाभाविक रूप से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ उसने दूर बर्फ के टीले देखे और उनके बीच एक सफेद वस्त्र पहने महिला खड़ी थी जो उसकी ओर घूर रही थी। अपनी आंखों में आंसू छिपा नहीं पा रही थी। शरद पत्ता। जी निंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं वापस आ गया हूँ। पुस्तक 9, अध्याय 15, जीवंश का उदय। युवा स्वामी। ऑटम लीफ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। निंग भी हंसा। उसे ऑटम लीफ को देखे हुए बहुत समय हो गया था। बचपन से ही उसके सबसे करीब उसके पिता, उसकी माँ, अंकल वाइट, स्प्रिंग ग्रास और ऑटम लीफ ही थे। उसके माता पिता और स्प्रिंग ग्रास सभी का निधन हो चुका था और केवल अंकल वाइट और ऑटम लीफ ही बचे थे। निंग जानता था कि ऑटम लीफ के लिए उसके मन में जो कुछ था वह प्रेम नहीं था, यह एक प्रकार का पारिवारिक प्रेम था। 4 साल। ऑटम लीफ, तुम जरा भी नहीं बदली हो। तुम्हें जियांटियन जीवन रूप बनना चाहिए था। निंग उसके पास गया। ऑटम लीफ ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, फिर बोली, ये सब उन दवाओं की बदौलत है जो आप पीछे छोड़ गए थे, युवा गुरु। उन्होंने मुझे जियांटियन स्तर तक पहुंचने में मदद की। निंग को इस बात से जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि ऑटम लीफ ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है, क्योंकि उसकी निजी दासी होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से काफी प्रतिभाशाली थी। उसके लिए छोड़ी गई दवाओं की मदद से ऑटम लीफ के जियांटियन जीवन रूप बनने की संभावना वाकई बहुत ज्यादा थी। क्या तुम पिछले 4 सालों से ठीक हो? निंग ने पूछा। मैं ठीक हूँ। ब्राइट हार्ट द्वीप वैसा ही है जैसा हमेशा से था, जबकि जी कबीला लगातार शक्तिशाली होता जा रहा है, ऑटम लीफ ने कहा। उस युद्ध के बाद स्वेलो माउंटेन क्षेत्र में स्नोड्रैगन माउंटेन की सेनाएं काफी कमजोर हो गईं। हालांकि उन्होंने स्वेलो माउंटेन शाखा में तैनात होने के लिए 3 और जिफू शिष्यों को भेजा था, लेकिन जब ये खबर फैली कि आप ब्लैक व्हाइट कॉलेज में शामिल हो गए हैं तो युवा गुरु, स्नोड्रैगन माउंटेन की स्वेलो माउंटेन शाखा ने अब कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं की। निंग ने सिर हिलाया। शक्ति के संदर्भ में, चूंकि स्नोड्रैगन पर्वत की स्वेलो पर्वत शाखा को मुख्य स्नोड्रैगन पर्वत संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था, इसलिए उसके पास जीवंश की तुलना में कहीं अधिक विशेषज्ञ और शक्ति का कहीं अधिक गहरा आधार था। हालांकि निंग श्वेत श्याम महाविद्यालय में शामिल हो गया। जब नॉर्थमोस्ट बाइवेई ने स्वेलो पर्वत पर तात्विक अयस्क खदानों को इकट्ठा करने और उनकी कटाई करने के लिए लोगों को भेजा था, तो उसने जी कबीले को ये सूचना देने के लिए भी दूत भेजे थे कि निंग श्वेत श्याम महाविद्यालय में शामिल हो गया है। जैसे ही यह खबर फैली, जी कबीले की प्रतिष्ठा तुरंत अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गई। हे भगवान! ब्लैक व्हाइट कॉलेज
स्वेलो माउंटेन क्षेत्र में स्थित शक्तियों के लिए ब्लैक व्हाइट कॉलेज एक अतुलनीय रूप से विशाल और उनके स्तर से कहीं आगे था। किंवदंती के अनुसार ब्लैक व्हाइट कॉलेज में प्रवेश पाने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक सर्वोच्च अद्वितीय राक्षसी प्रतिभा था। यहाँ तक कि स्नोड्रैगन माउंटेन को भी जी निंग के प्रति अपनी द्वेषता के बावजूद अस्थायी रूप से उनका हाथ थामना पड़ा और अपनी घृणा त्यागनी पड़ी। और ब्लूस्टोन? निंग ने पूछा। ब्लूस्टोन। ऑटम लीफ ने मुड़कर उसका नाम पुकारा और एक लंबा हट्टा कट्टा युवक दूर से उनकी ओर दौड़ा। निंग हैरान रह गया। कितना लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी था। कम से कम 1.9 मीटर लंबा था, निंग से भी ज्यादा। जब निंग गया था तब ब्लूस्टोन एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन 4 साल बाद वह वाकई बहुत लंबा हो गया था। बड़े भाई, ब्लूस्टोन पास आया। तुम वहाँ क्यों छिपे थे? निंग ने ब्लूस्टोन को डांटते हुए हंसते हुए कहा। उसने ब्लूस्टोन को बचपन से बड़ा होते देखा था और बहुत पहले ही ब्लूस्टोन को अपना छोटा भाई मान लिया था। ब्लूस्टोन हंसा। मैं चाहता था कि बड़ी बहन ऑटम लीफ और आप, बड़े भाई, एक निजी मुलाकात करें। ठीक है। ऑटम लीफ ने तुरंत उसे घूरा। निंग की बात करें तो वह बस हंस पड़ा। बड़े भाई, आपने अपनी बाह पर सांप क्यों लपेटा हुआ है? ब्लूस्टोन ने निंग की कलाई पर लिपटे छोटे नीले सांप को देखा। छोटी किंग, निंग ने पुकारा। फुफकार। छोटा नीला सांप तुरंत धुंध में बदल गया और फिर नीले वस्त्र पहने एक युवती में बदल गया। ऑटम लीफ भी चौंक गया और पास में पड़े ब्लूस्टोन को देखकर तो वह सचमुच उछल पड़ा। एक राक्षस, एक डायर मॉन्स्टर। मैं एक वांजियांग डिरे मॉन्स्टर हूँ। एक शिखर वांजियांग डिरे मॉन्स्टर। किंग ने अपना सिर उठाया और आत्मसंतुष्ट होकर बोली। एक वांशियांग डिरे मॉन्स्टर। ब्लूस्टोन ने पलकें झपकाईं। हालांकि निंग ने उसके लिए कुछ गोलियां और खजाने छोड़े थे, लेकिन प्रतिभा के मामले में ब्लूस्टोन ऑटम लीफ से भी कुछ कमतर था। हालांकि ऑटम लीफ पहले ही एक जियांटियन जीवन रूप बन चुका था, ब्लूस्टोन उसे तोड़ नहीं पाया और अभी भी हाउटियन अवस्था में था। हालांकि वह अमर साधकों के प्रमुख स्तरों के बारे में जानता था। पीक वांशियांग जी कुल के हमारे कुलपति तो बस एक जिफु शिष्य ही लगते हैं। ब्लूस्टोन ने नीले वस्त्र पहने युवती की ओर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो जी कुल के कुलपति को आसानी से कुचल सकता है। निंग हंसा। छोटी किंग मूल रूप से एक नीला आकाश सांप थी जो स्वेलो पर्वतों में रहती थी। बाद में भाग्य ने हमें गौल पर्वतों के जंगली दलदलों में मिला दिया और इस तरह वह मेरे साथ आई और मेरी आत्मा जानवर बन गई। आपका आत्मा जानवर, बड़े भाई? ब्लूस्टोन ने राहत की सांस ली, फिर जिज्ञासा से पूछा। बड़े भाई, क्या आप अभी भी वांशियांग के चरम स्तर पर हैं? वांशियांग का अंतिम स्तर लिटिल किंग से थोड़ा कमजोर, निंग ने कहा। हालांकि मास्टर केवल वांशियांग के स्तर के हैं, मैं उनसे मुकाबला करने से कोसों दूर हूँ। किंग ने अपना सिर नीचे किया और कहा, मास्टर, वह एक असली राक्षस है, मुझसे भी ज्यादा राक्षस। ऑटम लीफ और ब्लूस्टोन दोनों खुश और हैरान थे। ऑटम लीफ ने फिर निंग के पीछे व्हाइट वाटर हाउंड की तरफ देखा। अंकल व्हाइट, आप? अंकल व्हाइट भी वांशियांग के आखिरी स्तर पर हैं, निंग ने कहा। ये ऑटम लीफ को तुरंत एहसास हुआ कि कैसे केवल कुछ साल बीतने के बावजूद उसके युवा मालिक ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक दर से सुधार किया था। व्हाइट वाटर हाउंड ने इंसानों की भाषा में बोलना शुरू किया। राक्षस बहुत धीरे धीरे प्रशिक्षण लेते हैं और कई राक्षसों को जिफु स्तर से वांगसियांग स्तर तक पहुंचने में हजारों साल लगेंगे और वांगसियांग स्तर से आदिम स्तर तक पहुंचने में दसियों हजार साल। हालांकि मैं बहुत पहले ही आवश्यक अंतर्दृष्टि स्तर तक पहुंच गया था। संचित तात्विकी के संदर्भ में मुझे और भी बहुत कुछ संचित करने की आवश्यकता थी। सौभाग्य से निंग ने मेरी मदद की और इस तरह मैं बहुत जल्दी वांगसियांग स्तर तक पहुंच गया। 3 वांशियांग विशेषज्ञ। ब्लूस्टोन खुशी और उत्साह से भर गया। स्वेलो माउंटेन की दूसरी शक्तियों के पास एक भी वांशियांग विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन हमारे जी कबीले को अचानक 3 मिल गए हैं। ये तो बहुत आहा, हम अजेय होने वाले हैं। युवा गुरु बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तुम नहीं। उसने तुम्हें उत्कृष्ट तकनीकें, उत्कृष्ट गुरु और विभिन्न खजाने और आत्मा गोलियां दी, लेकिन तुम अभी भी जियांटियन जीवन रूप नहीं बन पाए हो। जब युवा गुरु तुम्हारी उम्र के थे तो वे आसानी से जिफु शिष्यों को मार सकते थे। ऑटम लीफ ने डांटा। मैं बड़े भाई से कैसे तुलना कर सकता हूँ? खेती के मामले में मैं तुम्हारी बराबरी भी नहीं कर सकता, बड़ी बहन ऑटम लीफ। ब्लूस्टोन ने सिर हिलाया। ऑटम लीफ ने गुस्से से उसे डांटा। तुम मेहनत नहीं करते और हमेशा बहाने बनाते रहते हो। ये देखकर निंग के दिल में सचमुच एक गहरी गर्मजोशी भरी लहर दौड़ गई। ये बिल्कुल पहले जैसा था। ऑटम लीफ भी ब्लूस्टोन के साथ अपने छोटे भाई जैसा व्यवहार करती थी। जी निंग लौट आया था। अद्वितीय प्रतिभा, श्वेतश्याम महाविद्यालय का शिष्य जी निंग। वह स्वेलो पर्वत पर वापस आ गया था। इस खबर ने पूरे जी कबीले को तुरंत स्तब्ध कर दिया और कबीले के सदस्य खुशी से नाचने लगे। जल्द ही पैट्रियार्क जी नाइनफायर, जी यंग, जी रेड फ्लावर और अन्य लोग, जिनमें हाल के वर्षों में जी कबीले द्वारा उत्पादित सबसे उत्कृष्ट युवा भी शामिल थे, वे सभी सरपेंटविंग झील के ब्राइट हार्ट द्वीप पर पहुंच गए। यह एक वांशियांग सर्प राक्षस है। व्हाइट वाटर हाउंड भी वांगसियांग डायरे मॉन्स्टर बन गया है। कुलपति और अन्य लोग वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें इस बात से ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ कि निंग एक वांशियांग सिद्ध बन गया था, क्योंकि जी निंग पहले वांशियांग सिद्ध शूली को आसानी से मार गिराने में कामयाब रही थी। इसके अलावा जी निंग ने प्रसिद्ध श्वेतश्याम महाविद्यालय में प्रवेश लिया था। उनके मन में जी निंग जैसे राक्षस का इतनी तेजी से सुधार होना बिल्कुल सामान्य बात थी। अगर वह भी उनकी तरह धीरे धीरे प्रशिक्षण लेता तो ये बहुत आश्चर्यजनक होता। कुलपति, निंग ने कहा, हाल ही में मैं रेनड्रैगन गार्ड में शामिल हुआ हूँ।
पास ही खड़े नाइन फायर, ग्रैनी शैडो, जी ट्रूकीप और यंग सभी के सामान्यतः शांत चेहरों पर आश्चर्य और खुशी के भाव थे। उन्हें नहीं पता था कि निंग हाल ही में रेनड्रैगन गार्ड में शामिल हुआ है। हालांकि उन्हें इस बात से जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि वह उनके साथ शामिल होने के लिए इतना मजबूत था। रेनड्रैगन गार्ड में शामिल होने के बाद मुझे रेनड्रैगन गार्ड द्वारा संरक्षित 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र को नामित करने का अधिकार दिया गया था। अगर भविष्य में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो भी यह भूमि 1000 वर्षों तक रेनड्रैगन गार्ड द्वारा संरक्षित रहेगी। मेरे द्वारा नामित क्षेत्र के केंद्र में 10,000 तलवारों का शहर है और अन्य 4 प्रांतीय शहर भी इसमें शामिल हैं। ये रहा ताबीज। निंग ने एक ताबीज निकाला और कहा, इसे केवल जिफू के शिष्य ही बांध सकते हैं। ऐसा करने के बाद इसे 10,000 तलवारों वाले शहर में लॉर्ड प्रीफेक्ट के निवास के द्वार के ऊपर लटका दो। ऐसा करने पर पूरे शहर की दीवारों पर एक रेनड्रैगन की धुंधली आकृति दिखाई देगी। दूसरों को तुरंत पता चल जाएगा कि यह जगह रेनड्रैगन गार्ड के संरक्षण में है और वे आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेंगे। नाइन फायर ने अतुलनीय उत्साह के साथ ताबीज स्वीकार किया। ये हमारे कुल की नींव होगी, हमारे कुल की नींव। इस ताबीज से हमारे कुल का आधार और भी सुरक्षित होगा और हमारा जी कुल जरूर फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। आसपास के ट्रूकीप और अन्य लोग भी उत्सुकता से भर गए। जी निंग, इस बार तुम कब तक रहोगी? नाइन फायर ने पूछा। भविष्य में, निंग ने कहा, मैं हमेशा के लिए यहीं सरपेंटविंग झील पर रहूंगी। मैं कभी कभी रेनड्रैगन गार्ड के लिए कुछ मिशनों पर जाऊंगी और कभी कभी स्टिलवाटर सिटी के ब्लैक व्हाइट कॉलेज में अपने गुरु से भी मिलूंगी। बाकी समय मुझे यहीं रहना चाहिए। श्वेत श्याम महाविद्यालय के कुछ छात्र हमेशा महाविद्यालय में ही रहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि महाविद्यालय में श्वेत श्याम आरेख था और वे अक्सर अपने सहपाठियों के साथ दाव पर चर्चा कर सकते थे। हालांकि निंग अलग था। सबसे पहले अमर डायनाकाई उसे कभी कभार ही मार्गदर्शन प्रदान करती थीं। श्वेत श्याम आरेख के बारे में क्या, यह निंग के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं था क्योंकि उसके लिए कभी कभार उसे देखना ही काफी होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि निंग के पास पानी के नीचे की संपत्ति थी जो उससे भी बेहतर थी। पानी के नीचे की संपत्ति का तार्कीय हॉल श्वेत श्याम आरेख से कहीं अधिक दुर्जेय था, चाहे कबीले के लिए या पानी के नीचे की संपत्ति के कारण या अपनी आत्मा की शांति के लिए। निंग सरपेंटविंग झील पर रहना पसंद करेगा। अच्छा, नाइन फायर ने बहुत खुश होकर जल्दी से कहा, इससे तुम्हारे प्रशिक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना? चाहे कुछ भी हो, अमर के रूप में प्रशिक्षण सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होगा, निंग ने सिर हिलाया। अच्छा, नाइन फायर ने बार बार सिर हिलाया। तुम्हारे यहाँ लंबे समय तक रहने से, जी निंग, और 2 वांशियांग डायरे मॉन्स्टर्स के साथ हमारे जी कबीले की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इस अतिरिक्त शक्ति के साथ हमारा जी कबीला और भी फलेगा, फूलेगा और हमारा क्षेत्र बढ़ेगा। ठीक है, 3 वांशियांग सिद्ध और निंग शायद भविष्य में एक आदिम दाववादी बन जाए। हमारे जी कबीले का क्षेत्र बहुत छोटा है। ग्रैनी शैडो, जी ट्रूकीप और बाकी सभी उत्साहित होने लगे। जिसका पेट जितना बड़ा होता उतना ही ज्यादा खाना खाया जा सकता था। पहले जी कबीले की शक्ति सीमित थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे ज्यादा कुछ पाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन अब जब जी निंग इतना शक्तिशाली था और अब उसके पास 2 वांशियांग डायरे मॉन्स्टर थे और उसे ब्लैक व्हाइट कॉलेज का समर्थन प्राप्त था, उनकी शक्ति को देखते हुए जी कबीला स्वाभाविक रूप से फलने फूलने वाला था। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। निंग मान गया क्योंकि उसके पिता की भी यही आशा थी। अगर तुम्हें कोई मुसीबत आए, छोटे किंग, अंकल व्हाइट, तुम दोनों को उनकी मदद करनी होगी। इसे मुझ पर छोड़ दो, किंग ने आत्मविश्वास से कहा। स्वेलो माउंटेन में सिर्फ हम 3 वांशियांग सिद्ध पुरुष हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं कि हम जो चाहें कर पाएंगे? हा, नाइन फायर और बाकी सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। जी निंग के सरपेंटविंग झील पर रहने के फैसले से पूरे जी कबीले में उत्साह फैल गया। निंग ने जी कबीले की कुछ और भी होनहार नई प्रतिभाओं को भी मार्गदर्शन दिया। हालांकि इन तथाकथित प्रतिभाओं को केवल स्वेलो माउंटेन क्षेत्र की प्रतिभाएं ही माना जा सकता था। उनमें से किसी ने भी निंग को वास्तव में आश्चर्यचकित नहीं किया। निंग को जल्द ही समझ आ गया कि जिन सहपाठियों से वह अक्सर मिलता जुलता था वे सभी श्वेत महाविद्यालय के सदस्य थे। जी कबीले जैसे छोटे कबीले की प्रतिभाएं उनसे कैसे तुलना कर सकती थीं? अपने कबीले के सदस्यों से फिर से मिल रहा था, अपने कनिष्ठों को मार्गदर्शन दे रहा था। 3 दिनों के बाद ब्राइट हार्ट द्वीप पर हालात आखिरकार शांत हो गए। अब जाकर निंग अपने निजी अध्ययन कक्ष में दाखिल हुआ। पानी के नीचे की संपत्ति। निंग ने एक विचार के साथ ही अपने निजी कमरे में एक विशाल भूरे भालू के सिर का भूत प्रकट किया। भूत भालू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपना मुंह खोलकर निंग को अपने अंदर निगल लिया। निंग निजी कमरे से गायब हो गया था। वह एक अलग आयाम में स्थित अंडरवाटर एस्टेट में लौट आया था। पुस्तक 9, अध्याय 16, तार्कीय हॉल में दाव को समझना। विशाल प्राचीन हॉल वैसा ही था जैसा पहले था। वे विशाल प्रार्थना की चटाइयां खरबों वर्षों से उसी स्थिति में थीं। निंग अचानक इस मुख्य हॉल में प्रकट हो गया। उसने तुरंत एक बूढ़ा काला बैल और एक विशाल पीला भालू देखा और जल्दी से सम्मानपूर्वक बोला, जी निंग, आप दोनों वरिष्ठों का अभिवादन करता है। वांशियांग का अंतिम चरण। विशाल पीले भालू ने हल्के से सिर हिलाया कि रिफाइनर के रूप में तो आपने काफी तेजी से सुधार किया है, लेकिन फेन गॉड के रूप में आप अभी 9वें चरण तक ही पहुंच पाए हैं। आप थोड़े धीमे हैं। क्या तुम पहले से ही वांशियांग स्तर पर हो? बूढ़ा काला बैल काफी हैरान हुआ। उसने निंग की तरफ देखा। जी निंग, बच्ची, लगता है तुम हमारे चौथे गुरु रैम्पट से भी ज्यादा ताकतवर हो। रैम्पट की मौत वांशियांग स्तर पर हुई थी, तुम्हें पता है?
निंग बस मुस्कुराया। विशाल पीले भालू के बारे में उसने सिर हिलाया। जी निंग स्वाभाविक रूप से रैम्पर्ट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उसकी प्रतिभा किसी पुनर्जन्म लेने वाले अमर के बराबर है। आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं सीनियर, निंग ने हंसते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से अपनी तारीफ पाकर वह काफी खुश हुआ। मुझे आश्चर्य है कि इस समय मेरे पास वॉरगॉड हॉल के तीसरे स्तर को चुनौती देने का कितना मौका होगा। 10% से भी कम। विशाल पीले भालू ने अपना सिर हिलाया। क्या? निंग चौंक गया। जब वह स्वेलो माउंटेन छोड़कर स्टिलवाटर सिटी गया था तब तक वह वॉरगॉड हॉल का दूसरा स्तर सफलतापूर्वक पार कर चुका था। पिछले 4 वर्षों में वह एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में और भी शक्तिशाली हो गया था और तलवार के दाव के मार्ग पर चल पड़ा था। और फिर भी उस संपत्ति की आत्मा विशाल पीला भालू वास्तव में बड़े विश्वास के साथ कह रहा था कि उसके तीसरे स्तर को पार करने की 10% से भी कम संभावना है। वरिष्ठ, आपको तो ये भी नहीं पता कि मैं तलवारबाजी में किस स्तर तक पहुँच गया हूँ। निंग ने विरोध किया। विशाल पीले भालू ने अपना सिर हिलाया। जी निंग, आप समझ नहीं रही हैं। वॉरगॉड हॉल के पहले और दूसरे स्तर को पूरा करने पर आपको नश्वर श्रेणी के जादुई खजाने या उसके बराबर मूल्य की वस्तुएं इनाम में मिलेंगी, लेकिन तीसरे और चौथे स्तर को पूरा करने पर आपको पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने या उसके बराबर मूल्य की वस्तुएं मिलेंगी। संक्षेप में, वॉरगॉड हॉल के हर 2 स्तर के बाद कठिनाई आसमान छूती जाती है। आसमान छूती हुई निंग ने भौहें चढ़ाईं। ठीक है, वॉरगॉड हॉल का पहला और दूसरा स्तर आमतौर पर उन फेंट गॉड्स के लिए एक परीक्षा है जो जिफू स्तर तक पहुंच चुके हैं। हालांकि तीसरा और चौथा स्तर उन फेंट गॉड्स के लिए है जो वांशियांक स्तर तक पहुंच चुके हैं। विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। आमतौर पर केवल जब फेंट गॉड्स वांशियांक स्तर तक पहुंच जाते हैं तभी उनके पास वॉरगॉड हॉल के तीसरे स्तर को पार करने का मौका होगा। आप 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के केवल 9वें चरण में हैं। तुलनात्मक रूप से आपके मूल सिद्धांत बहुत कमजोर हैं। हालांकि आपके पास दिव्य क्षमताएं हैं, लेकिन परीक्षा में उनका भी ध्यान रखा गया है। आखिरकार ये परीक्षाएं मास्टर के उत्तराधिकारियों के लिए हैं। उदाहरण के लिए, वॉरगॉड हॉल के 7वें और 8वें स्तर उन फेंट गॉड्स की परीक्षा लेने के लिए हैं जो 0 शक्ति स्तर तक पहुंच चुके हैं। अतीत में अमर जुहुआ फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में सफलता प्राप्त करने में असमर्थ रहा था और इसलिए हालांकि उसने की रिफाइनर के रूप में सफलता प्राप्त की और वह की रिफाइनर के रूप में 0 स्तर के शिखर तक भी पहुँच गया, फिर भी वह 7वें स्तर को पार नहीं कर पाया। कई वर्षों तक प्रशिक्षण लेने और एक लूज इमॉर्टल बनने के बाद ही वह 7वें स्तर को पार कर पाया। इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि यह कितना मुश्किल है। निंग ने चुपचाप सिर हिलाया। ठीक है, अमर जुहुआ 0 स्तर के सर्वोच्च की शोधक होने के बावजूद 7वें स्तर को पार नहीं कर सका। इसी प्रकार वांशियांक स्तर के सर्वोच्च की शोधक के लिए तीसरे स्तर को पार करना भी उतना ही कठिन होगा। इसे पार करने के लिए किसी के पास उत्कृष्ट फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीकें, दाव में उच्च स्तर की अंतर्दृष्टि और स्टार सीजिंग हैंड जैसी दिव्य क्षमता या दिव्य क्षमता हॉल की अन्य शीर्ष 3 दिव्य क्षमताओं में से एक होनी चाहिए। ये वे परीक्षण थे जो दाववादी थरीलाइव्स ने पीछे छोड़ दिए थे। लेकिन हाँ, अगर तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो, विशाल पीले भालू ने कहा। जिफू स्तर पर एक फेंट गॉड के रूप में तुम्हारे पास वॉरगॉड हॉल को चुनौती देने के 2 मौके हैं। तुमने अभी तक सिर्फ एक का इस्तेमाल किया है। तुम्हारे पास एक और मौका है। निंग हंसा। जल्दी मत करो, मैं मुख्यतः स्टेला हॉल देखने आया हूँ। बूढ़े काले बैल ने जल्दी से कहा। चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। वॉरगॉड हॉल बेहद कठिन है। अतीत में इसने अमर जुहुआ को लगभग पागल कर दिया था। स्टेला हॉल कहीं बेहतर है। ये दाव के रहस्यों से पूरी तरह भरा हुआ है और इसे समझने के लिए एक पवित्र स्थान है। विशाल पीला भालू उनके पीछे पीछे चल रहा था। एक बैल, एक आदमी और एक भालू, वे सब साथ साथ स्टेला हॉल की ओर चल पड़े। तार्कीय हॉल के भीतर विशाल पर्वत वहीं बना रहा, हरे भरे हरियाली से भरा हुआ। उस पर्वत के नीचे पत्थर बेतरतीब ढंग से बिखरे पड़े थे और उनके बीच एक फूस की झोपड़ी थी। आकाश अभी भी उन अनगिनत जगमगाते तारों से भरा था। हर बार जब मैं आता हूँ मुझे एक अलग एहसास होता है। निंग ने पानी की धारा की ओर देखा जो कुछ चट्टानों के ऊपर बह रही थी, फिर उनके बीच उगी जंगली घास की ओर। उसने आकाश में तारों को देखा जिनमें से प्रत्येक ने उसे दाव की गहराई का बेहद एहसास कराया। यह नरक का दाव है। यह तलवार का दाव है। निंग ने अपना सिर उठाया और उसे देखा। तलवार का दाव। निंग खुद को रोक नहीं पाया और चौंककर चीख पड़ा। पास खड़े बूढ़े काले बैल ने उसे आश्चर्य से देखा। तुम तलवार के दाव पर सवार हो गए हो? निंग ने सिर हिलाया। ठीक है, स्वेलो माउंटेन छोड़ने के बाद मैं स्टिलवाटर सिटी गया। ब्लैक व्हाइट कॉलेज में दाखिला लेने के कुछ ही समय बाद मैंने तलवार के दाव की शुरुआत की। अतीत में जुहुआ ने भी तलवार के दाव का अभ्यास किया था। अमर जुहुआ एक अत्यंत प्रसिद्ध तलवार अमर था। दुर्भाग्य से वह तलवार के दाव को पूरी तरह से समझ नहीं पाया। बूढ़े काले बैल ने सिर हिलाया और आह भरी। तलवार का दाव महान दाव में से एक है। विशाल पीला भालू पीछे से उनकी ओर आया, फिर धीरे से बोला, अगर तुम्हारे पास अमर तलवार का हृदय है, तलवार के प्रति ईमानदार हृदय है और समझ का उच्च स्तर है, तो तुम तलवार के दाव पर चढ़ने में सक्षम होगे। निंग मन ही मन बुदबुदाया। भालू के लिए ये कहना आसान था, लेकिन पूरे श्वेत श्याम महाविद्यालय में अपने गुरु के अलावा निंग ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने तलवार के दाव का अभ्यास शुरू किया था। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे भालू इसे एक बहुत ही साधारण बात समझ रहा था। फिर भी उस संपत्ति की आत्मा पहले दाववादी थरीलाइव्स, एक आदिम राक्षस देवता का अनुसरण करती थी।
ये स्वाभाविक ही था कि उसका दृष्टिकोण व्यापक था। तलवार के दांव पर चलना आसान है और इसमें पूरी तरह निपुण होना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि तलवार के पूरे दांव को समझना यह अतुलनीय रूप से कठिन है। विशाल पीले भालू ने निम्न की ओर देखा। तुम्हारी मातृभूमि में, इस दुनिया में जिसे ग्रैंड जिया राजवंश ने एकीकृत किया है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने तलवार के पूरे दांव को समझा हो। निम्न अवाक रह गया। वह सुनता रहा। छोटे दांव होते हैं, बड़े दांव होते हैं, स्वर्गीय दांव होते हैं। विशाल पीले भालू ने आह भरी। तीनों के बीच अंतर बहुत बड़ा है। अमर जुहुआ ने 9 संपूर्ण दांव पथों को समझ लिया था, लेकिन अगर आप उसे 1 करोड़ साल और दे दें तब भी वह एक संपूर्ण ग्रैंड दांव को पूरी तरह से नहीं समझ पाएगा। मेरे गुरु एक आदिम दानव देव आदि अराजकता से पैदा हुए थे और उन्हें एक संपूर्ण ग्रैंड दांव पर जन्मजात महारत हासिल थी। बाद में उन्होंने कई संपूर्ण ग्रैंड दांव और कई साधारण दांव को समझ लिया, लेकिन दुर्भाग्य से इस संपत्ति के निर्माण के दिन तक वह एक स्वर्गीय दांव में महारत हासिल करने में असमर्थ रहे। निम के कान खड़े हो गए। दाववादी त्रिजीवन, वह आदिम अराजकता से पैदा हुआ था और एक महान दांव पर जन्मजात प्रभुत्व रखता था, और उसने कई महान दांव पर प्रभुत्व जमाया था। धीरे धीरे खुद को प्रबुद्ध करो। तुम्हारी प्रतिभा जुहुआ से कहीं ज्यादा है। केवल एक संपूर्ण ग्रैंड दांव को समझकर ही तुम्हें एक प्रमुख शक्ति बनने का मौका मिलेगा जो तीनों लोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके। तभी तुम्हें अपने गुरु दाववादी थरीलाइव्स के समकक्ष बनने का मौका मिलेगा। विशाल पीले भालू ने निम की ओर देखा। ग्रैंड जिया राजवंश द्वारा नियंत्रित इस प्रमुख दुनिया में हो सकता है कि तुम तलवार के ग्रैंड दांव की संपूर्णता को पूरी तरह से समझने वाले पहले व्यक्ति बन जाओ। निम को तुरंत लगा कि उसका खून दौड़ रहा है। न तो अमर नॉर्थवॉकर और न ही उससे भी ज्यादा शक्तिशाली अमर जुहुआ तलवार के पूरे ग्रैंड दांव में महारत हासिल करने के करीब भी पहुंच पाए थे, जबकि वे उस रास्ते पर काफी दूर तक यात्रा कर चुके थे। फिर भी वे पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति बन चुके थे, जिन्होंने पूरे ग्रैंड जिया राजवंश को स्तब्ध कर दिया था और यहाँ तक कि दिव्य अमरों के बराबर भी थे। हालांकि वे केवल भीले अमर थे। अगर वह सचमुच तलवार के पूरे दांव पथ में महारत हासिल कर लेता तो वह तीनों लोकों में एक सचमुच दुर्जेय व्यक्ति बन जाता। मेरी प्रतिभा अमर जुहुआ से भी ज्यादा है और मेरे पास दिव्य क्षमता स्टार सीजिंग हैंड है। मेरी शुरुआती स्थिति भी उससे कहीं ज्यादा ऊंची है। निंग ने मन ही मन सोचा, और पानी के नीचे की संपत्ति मेरी मदद कर रही है। मेरे सभी फायदों को देखते हुए अगर मैं फिर भी एक ऐसा तलवार अमर नहीं बन पाया जिसने तलवार के ग्रैंड दांव में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, तो इसके लिए मैं खुद के अलावा किसी और को दोषी नहीं ठहराऊंगा। निंग ने अपने वक्षस्थल में एक अतुलनीय वीरतापूर्ण आभा का अनुभव किया। सीनियर नॉर्थवॉकर अमर जुहुआ, वह और भी अधिक शक्तिशाली तलवार अमर बनने वाला था। पूरे ग्रैंड जिया राजवंश का सबसे शक्तिशाली तलवार अमर, एक ऐसा तलवार अमर जिसका नाम तीनों लोकों में जाना जाएगा। एक 9 मंजिला मीनार मिट्टी की नींव पर खड़ी होती है। 1000 किलोमीटर का सफर पहले कदम से शुरू होता है। मुझे अपने रास्ते पर एक एक कदम आगे बढ़ना है। निंग तुरंत फूस की झोपड़ी की ओर बढ़ा, फिर एक किताब खोली। वह तार्कीय स्क्रॉल 1, तार्कीय स्क्रॉल 2 वगैरह थी। फूस की झोपड़ी के अंदर पत्थर की मेज पर ये किताबें रखने के बाद निंग एक पत्थर की बेंच पर बैठ गया। पहला स्क्रॉल खोलकर निंग पढ़ने लगा। आज चांग लाइजियान मेरे पास आया मुझसे मदद मांगने। निंग पढ़ता रहा। हर अक्षर का उसका उच्चारण देखने में तो काफी सरल लग रहा था, लेकिन जब एक साथ बोला जाता तो वे एक तरह से जुड़ जाते जो महान दाव के उत्तम संगीत से सराबोर था। स्वाभाविक रूप से इसने निंग के हृदय को एक ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया जहां उसका अवचेतन मन दाव को समझने पर और भी ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगा। निंग की आंखें आकाश में तारों को घूरते हुए झुक गईं। फुसफुसाहट, एक तेज हवा चली। आसपास के क्षेत्र में हल्की हवाएं चलने लगीं। निंग खड़ा हुआ, फिर एक कदम बढ़ाया और ऐसा करते ही वह हवा का एक हिस्सा बन गया, उसमें विलीन हो गया। वह एक विशालकाय रॉक के फड़फड़ाते पंखों की तरह था जो हवा में उड़ रहा था। हर हरकत के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चकमा देने वाली फुर्तीली तकनीक का इस्तेमाल कर रहा हो। वह एक जगह गायब हो जाता, फिर कहीं और प्रकट हो जाता जहां हवा उठी होती। यही असली विंडविंग विजन था। द दाव ऑफ द गेल। विशाल पीले भालू ने थोड़ा सिर हिलाया। वह एक और दाव में दाव डोमेन स्तर तक पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि पिछले 4 सालों में जी निंग में काफी सुधार हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में निंग ने कई अनुभव और अंतर्दृष्टियां अर्जित की थीं। अब वे सभी स्टेला हॉल द्वारा खींचे जा रहे थे और फूटने लगे। दूर स्टिलवाटर सिटी में ब्लैक व्हाइट कॉलेज के भीतर जब निंग स्टेला स्क्रॉल पढ़ रहा था और स्टेला हॉल में दाव पर ध्यान कर रहा था, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाईजी निंग और मैं दोनों ने अपने रेनड्रैगन गार्ड मिशन पूरे कर लिए हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाईजी निंग अपने वतन स्वेलो माउंटेन क्षेत्र लौट आए हैं। वहां जाने से मुझे निर्माणों के दाव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए मैं वापस आ गया, नॉर्टसन ने हंसते हुए कहा। उनके सामने वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन नाइनलोड्स आसमानी नीले रंग का लबादा पहने खड़ी थीं। नाइनलोड्स हंसा, फिर सिर हिलाया। तुम दोनों कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई वाकई बहुत जबरदस्त हो। तुम दोनों इतने कम समय में रेनड्रैगन गार्ड बन गए। आज तक मैं रेनड्रैगन गार्ड में शामिल नहीं हुआ। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन नाइनलोड्स, आप भी वांशियांक स्तर तक पहुंच गई हैं। मुझे लगता है कि आप जल्द ही रेनड्रैगन गार्ड बन जाएंगी, नॉर्टसन ने कहा। जल्दी मत करो, जब मैं थोड़ा और ताकतवर हो जाऊंगा तो रेनड्रैगन गार्ड में शामिल हो जाऊंगा। नाइनलोड्स एक पल के लिए रुका, फिर पूछा, ठीक है। जब कनिष्ठ प्रशिक्षु भाईजी निंग स्वेलो माउंटेन लौटा था तो क्या उसने तुम्हें बताया था कि वह कहाँ जा रहा है?
नॉर्थसन ने कहा, सरपेंट विंग झील। सीनियर प्रशिक्षु भाई ने कहा है कि भविष्य में वह वहीं रहेगा। ओह, सर्प पंख झील। नाइनलोड्स ने धीरे से सिर हिलाया, चुपचाप ये नाम याद करते हुए। फिर हंसी और खड़ी हो गई। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैं अभी वापस जाती हूँ। नाइनलोड्स बर्फ जैसे सफेद कमल के आकार के जादुई खजाने पर चढ़ गई, फिर आसमान में उड़ गई, दूर तक। आसमान में उड़ते हुए उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी। स्वेलो माउंटेन की सरपेंट विंग झील। मास्टर ने यह भी कहा कि मैंने कॉलेज में बहुत समय बिता लिया है और मुझे बाहर जाकर कुछ रोमांचक यात्राएं करनी चाहिए और अपने क्षितिज को व्यापक बनाना चाहिए। मैं सबसे पहले सरपेंट विंग झील देखने जाऊंगी। 2 दिन बाद नाइनलोड्स और उसकी छोटी प्रशिक्षु बहन ब्लैक व्हाइट कॉलेज से निकलकर एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ी। उन दोनों का पहला पड़ाव स्वेलो माउंटेन की सरपेंट विंग झील थी। पुस्तक 9, अध्याय 17, 3 पैरों वाली तलवार का तीसरा रोग। पानी के नीचे की संपत्ति। स्टेला हॉल। स्टेला हॉल के आसमान में एक तेज आंधी चल रही थी। कभी आसमान में आग की लपटें उठती तो कभी बारिश की बौछारें। और निंग, वह हवा और तूफान का मालिक था, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। सच्चा जीनियस। विशालकाय पीला भालू फूस की झोपड़ी में खड़ा दूर तक देख रहा था। वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। 4 साल में ही उसने इतना सुधार कर लिया है। वह बहुत जबरदस्त है। बूढ़े काले बैल की बैल जैसी आंखें एकदम गोल हो गईं जब उसने घूरा। अगर यह बच्चा अपने रास्ते से भटककर कहीं मर नहीं जाता तो यह अमर जुहुआ के स्तर तक आसानी से पहुंच ही जाएगा। विशाल पीले भालू ने बूढ़े काले बैल की ओर तिरछी नजर से देखा। अपने स्वामी की तारीफ करना बंद करो। तुम्हारे स्वामी एक पृथ्वी अमर होने के बावजूद वारगॉड हॉल के 7वें स्तर को पार नहीं कर पाए। पानी के नीचे की संपत्ति की मदद के बावजूद अंततः वे एक ढीले अमर बन गए। उनकी प्रतिभा की तुलना जी निंग से कैसे की जा सकती है? समझ और स्वभाव के मामले में जी निंग तुम्हारे स्वामी से काफी बेहतर हैं। बूढ़े काले बैल ने अजीब सी हंसी हंसी। देखो, उसने जल्दी से कहा, जी निंग अब तलवार के ताव के बारे में समझ हासिल करने लगी है। विशाल पीला भालू मुड़कर देखने लगा। निंग वहां बिखरी चट्टानों के बीच खड़ा था। प्रचंड आंधी, मूसलाधार बारिश, धधकती आग, सब कुछ गायब हो गया था। उसके आसपास के क्षेत्र में तलवार की एक के बाद एक लहरें उभरने लगीं, जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थीं। वे निंग के आसपास के क्षेत्र में बेतहाशा घूमने लगीं और तलवार की के हर प्रहार में तलवार के ताव की गहनता समाहित थी और वे लगातार निंग द्वारा अर्जित अंतर्दृष्टि को प्रदर्शित कर रहे थे। जहाँ तक निंग की बात है, वह तारों से भरे आसमान को घूरता रहा और उसका ध्यान खास तौर पर एक तारे पर था। यह वही तारा था जिसमें तलवार का पूरा ग्रंथ दाव समाया हुआ था। पहले जब निंग दाव को समझ रहा था तो वह एक अंधे व्यक्ति की तरह अपने हाथों से हाथी की मानसिक छवि बनाने की कोशिश कर रहा था। वह बहुत धीमी गति से एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब तार्कीय हॉल के भीतर, जिसमें एक संपूर्ण दाव पथ समाहित था, ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे में एक दीपक जल गया हो, जिससे निंग देख पा रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। तलवार के दाव में निंग ने जो संचित अनुभव अर्जित किए थे, वे फूटने लगे थे। तलवार के ताव को समझने की उसकी क्षमता बहुत ऊंची है। बूढ़े काले बैल ने आश्चर्य से सांस ली। तलवार के ताव को समझने की जी निंग की क्षमता तलवार हृदय को समझने के स्तर से भी कहीं आगे निकल गई है। ठीक है, मेरे अनुमान से थोड़ा ज्यादा। विशाल पीला भालू हंसा, फिर प्रशंसा में बोला, लगता है मास्टर को आखिरकार एक सच्चा उत्तराधिकारी मिल ही जाएगा। समय बीतता गया, एक मिनट। निंग के इर्द गिर्द तलवार की का जादू लगातार जटिल और गहरा होता गया और साथ ही शुद्ध भी। बूढ़ा काला बैल और विशाल पीला भालू, ये 2 जादुई खजाने वाली आत्माएं जो अनगिनत वर्षों से जीवित थीं, इत्मीनान से निंग को दाव के बारे में गहरी समझ हासिल करते हुए देख रहे थे। उन्होंने आधे महीने से भी ज्यादा समय तक देखा। ये सचमुच अथाह गहरा है। निंग ने अचानक एक आश्चर्यचकित आह भरी और उसके चारों ओर की तलवार की तुरंत पूरी तरह से गायब हो गई। खत्म। बूढ़े काले बैल ने उसे पुकारा। निंग ने मुड़कर देखा तो उसे फूस की झोपड़ी के अंदर बूढ़ा काला बैल और विशाल पीला भालू दिखाई दिया। उसने तुरंत सिर हिलाया और विस्मय से आह भरी। तलवार के संपूर्ण दाव को आसानी से देख और विश्लेषित कर पाना किसी भी अमर तलवार साधक का सपना होता है। इस बार जब मैंने तलवार के महादाव को संपूर्णता से देखा तो मुझे अंततः समझ में आया कि हमारे श्वेत श्याम महाविद्यालय के अमर उत्तर यात्री 3 पैरों वाली तलवार में भी तलवार के संपूर्ण महादाव का केवल एक छोटा सा अंश ही समाहित था। अमर साधकों का मार्ग वास्तव में एक लंबा और घुमावदार मार्ग है। जी निंग, विशाल पीले भालू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम्हारी तलवारबाजी किस स्तर तक पहुंच गई है? मुझे दिखाओ। कृपया मुझे कुछ मार्गदर्शन प्रदान करें। निंग ने अपने हाथों में एक तात्विक की तलवार प्रकट की। शांति से उसने तलवार से वार किया, मानो वह कोई चित्र बना रहा हो। तलवार उसके हाथों में नाच रही थी, बिल्कुल किसी कुशल चित्रकार की ब्रश की तरह जो कैनवास पर नाच रही हो। तलवार की यह एक बहुत ही स्वाभाविक, सहज गति थी। स्विश। तत्व की तलवार बाहर की ओर चमक उठी और तलवार की एक धुंधली नोक अचानक प्रकट हुई, जिसने आकाश में तलवार का एक निशान छोड़ दिया, जिसे दृश्य आंखों से देखा जा सकता था, जैसे कि किसी चित्रकार के ब्रश ने दृश्य चिन्ह छोड़ दिए हों। 3 फुट तलवार का तीसरा रुख, अचानक तलवार प्रकाश। कितनी संयमित तलवार है।
कितनी जबरदस्त तलवार है। विशाल पीले भालू की आंखें चमक उठीं और वह तारीफ में बोले बिना न रह सका। जिस व्यक्ति ने इस तलवारबाजी की तकनीक विकसित की वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, शायद जुहुआ से भी बेहतर। बूढ़े काले बैल ने तुरंत क्रोधित होकर कहा, बड़े भाई आप कैसे कह सकते हैं कि वह जुहुआ से श्रेष्ठ है। मेरा स्वामी एक अत्यंत शक्तिशाली अमर योद्धा था जिसकी ख्याति ग्रैंड जिया राजवंश के अधीन पूरे देश में प्रसिद्ध थी। निंग ने बताया, इस तलवारबाजी तकनीक को 3 पैरों वाली तलवार के नाम से जाना जाता है और इसमें कुल 9 मुद्राएं हैं। अभी अभी मैंने तीसरी मुद्रा अचानक तलवार की रोशनी प्रदर्शित की जो इस समय मेरे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे शक्तिशाली तलवारबाजी तकनीक है। इस तलवारबाजी तकनीक का विकास श्वेत महाविद्यालय के इतिहास के सबसे शक्तिशाली तलवारबाज अमर नॉर्थवॉकर ने किया था। वह एक लूज इमॉर्टल थे जो 10 लाख से भी ज्यादा वर्षों तक जीवित रहे, लेकिन निश्चित रूप से लंबी उम्र के मामले में उनकी तुलना सीनियर जुहुआ से नहीं की जा सकती थी। 10 लाख साल से भी ज्यादा। विशाल पीले भालू ने बूढ़े काले बैल को घूरा। काले बैल, यह अमर नॉर्थवॉकर सिर्फ स्टिल वाटर कमांडरी का एक अमर था, फिर भी वह इतना निपुण हो गया। मैं ये कहने में गलत तो नहीं था कि वह जुहुआ से ज्यादा प्रतिभाशाली था, है ना? शायद उसकी किस्मत जुहुआ से भी ज्यादा खराब थी। बूढ़ा काला बैल घुरघुराया। विशाल पीले भालू ने उसे घूर कर देखा। अरे काले बैल, क्या तुम मेरे साथ जिद्दी होगे तो मुझे तुम्हें कुछ हजार साल के लिए जेल में बंद करना होगा, तभी तुम सुधरोगे। बड़े भाई, हम सिर्फ शब्दों से बहस कर रहे हैं, हिंसा से नहीं। बूढ़ा काला बैल जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। निंग ये देखकर मन ही मन हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। ये दोनों, एक अमर जुहुआ के अमर श्रेणी के जादुई खजाने की आत्मा थी और दूसरी उस संपत्ति की आत्मा थी जिसे ताओवादी थरीलाइव्स ने गढ़ा था। दोनों जादुई खजाने वाली आत्माएं थीं, फिर भी वे इस तरह झगड़ कैसे सकती थीं? बड़े भाई, चलो जी निंग के सामने खुद को बेवकूफ न बनाएं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बूढ़े काले बैल ने अपना सिर झुका लिया। विशाल पीले भालू को बूढ़े काले बैल की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसने निंग से सीधे कहा, जी निंग, आपने स्टेला हॉल में दाव को समझना पूरा कर लिया है। अगर आप यहाँ और समय भी बिताएं तो भी यह बेकार होगा। यहाँ और ज्यादा समझ हासिल करने से पहले आपको वास्तविक दुनिया के और भी सामान्य रोजमर्रा के अनुभवों की जरूरत होगी। आगे आप क्या करने की योजना बना रहे हैं, वरिष्ठ? निंग ने कहा, अगर मैं स्टेला हॉल के तीसरे स्तर को चुनौती देने जाऊं तो अब मेरे क्या अवसर हैं? अब विशाल पीला भालू हिचकिचाया। तलवार के दाव के बारे में आपकी अंतर्दृष्टि वास्तव में मेरे अनुमान से कहीं ज्यादा ऊंची है। आपकी वो तलवारबाजी, वो क्या थी? 3 पैरों वाली तलवार, ये तो बहुत ही जबरदस्त है। और चूंकि आपके पास मेरे गुरु की सबसे शक्तिशाली दिव्य क्षमता है तो आपके पास वारगॉड हॉल के तीसरे स्तर को पार करने की 30% संभावना होनी चाहिए। 30%? निंग मन ही मन चौंका। वर्षा जल का दाव, नरक का दाव, आंधी का दाव, तीनों दाव में उसकी काफी प्रगति हुई थी। तलवार के दाव में भी उसे काफी प्रगति मिली थी और 3 पैरों वाली तलवार की तीसरी मुद्रा भी समझ में आ गई थी। निंग को आभास हो गया था कि उसकी शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी उसके पास सिर्फ 30% ही संभावना थी। क्या तुम इसे चुनौती दोगे? विशाल पीले भालू ने पूछा। हाँ, निंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। अरे, विशाल पीला भालू हैरान था। तुमने इसे चुनौती देने का फैसला क्यों किया? क्या तुम तब तक इंतजार नहीं करोगे जब तक तुम थोड़े मजबूत नहीं हो जाते और बेहतर निशाना नहीं लगा लेते? निंग ने अपना सिर हिलाया। मुझे लग रहा है कि मैं जल्द ही 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख के 10वें चरण में पहुंच जाऊंगा। एक बार जब मैं इसमें सफल हो जाऊंगा तो मैं एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में वांशियांक स्तर पर पहुंच जाऊंगा। तब तक मेरे पास वारगॉड हॉल को चुनौती देने के 2 नए मौके होंगे और पिछला मौका बर्बाद हो चुका होगा। एक जियांटियन स्तरीय फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में निंग के पास 2 मौके थे। पहला उसने वारगॉड हॉल के पहले स्तर को पार करने के लिए इस्तेमाल किया और दूसरा दूसरे स्तर पर एक असफल प्रयास में। जिफू स्तर के फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के रूप में निंग को 2 अतिरिक्त विकल्प मिले थे। उसने केवल एक का इस्तेमाल किया था वारगॉड हॉल के दूसरे स्तर को पार करने के लिए। अगर वह इस दूसरे विकल्प का इस्तेमाल नहीं करता तो वह जल्द ही वांजियांक स्तर तक पहुंच जाता, जहां यह विकल्प बेकार हो जाता। चलो चलें, विशाल पीले भालू ने कहा। मेरे पीछे पीछे वारगॉड हॉल तक आओ। स्टेला हॉल से बाहर निकलते हुए वे घुमावदार गलियारे से गुजरते हुए जल्द ही वारगॉड हॉल के सामने पहुंच गए। निंग ने अपना हाथ सीधे विशाल कांसे के दरवाजे पर रखा जो खूनी रोशनी की एक परत से ढका हुआ था। एक फुसफुसाहट के साथ खूनी रोशनी की उस परत ने निंग को निगल लिया और उसे दूर भेज दिया। वह एक विशाल अंतहीन दुनिया में था। यहाँ जमीन खून से लाल लग रही थी और दूर एक विशाल ऊंची इमारत दिखाई दे रही थी। वरिष्ठ, निंग ने देखा कि विशाल पीला भालू कहीं से उसके बगल में प्रकट हो गया था। तीसरी मंजिल। विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। तो जाओ। विशाल पीले भालू ने दूर स्थित मीनार की ओर इशारा किया। उस मीनार के द्वार से अंदर जाओ, तुम्हें सीधे तीसरे तल पर पहुंचा दिया जाएगा। याद रखना, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है तो तुरंत ताबीज का इस्तेमाल करके टेलीपोर्ट हो जाओ। तुम्हारा विरोधी जरा भी दया नहीं दिखाएगा। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम मर भी सकते हो। ये सचमुच इसके लायक नहीं होगा। निंग ने सिर हिलाया। झट, बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए वह 300 मीटर की दूरी पार कर गया और धुंधली सफेद रोशनी से जगमगाते टॉवर के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने अंदर एक कदम रखा
और अंतरिक्ष घूम गया। तीसरी मंजिल। निंग ने अपने आसपास के माहौल को घूरा। यह एक धुंधला सफेद कमरा था जो 3000 मीटर ऊंचा और कई हजार मीटर की परिधि में था। यहाँ तीसरी मंजिल पर क्या मुकदमा चल रहा है? डार्कनॉर्थ की तलवारें निंग के हाथों में आ गईं। जैसे ही उसने ध्यान से चारों ओर देखा, अचानक सुनहरी रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। वह आपस में मिलकर एक सुनहरे कवचधारी सेनापति का रूप ले लिया। इस सुनहरे कवचधारी सेनापति के चेहरे पर एक ठंडा, क्रूर भाव था, लेकिन उसका कवच अतुलनीय रूप से सुंदर था। उसके हाथों में युद्ध के हथौड़े थे। अरे! सुनहरे कवच पहने सेनापति ने इधर उधर देखा, फिर उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। जल्द ही उसकी नजर निंग पर पड़ी। निंग का दिल कांप उठा। खतरा, खतरा! उसका अवचेतन मन उसे लगातार आगाह कर रहा था कि उसके सामने खड़ा सुनहरे कवच वाला योद्धा बेहद भयानक है। उसकी आत्मा पहले कभी गलत नहीं हुई थी, और निंग तुरंत बेहद सतर्क हो गया। क्या उस संपत्ति की आत्मा ने नहीं कहा था कि मेरे जीतने की संभावना 30% है? 30% इतना बुरा नहीं है। आखिर यह सुनहरे कवच वाला योद्धा मुझे खतरे का इतना भयानक एहसास क्यों देता है? साधारण आदिम ताओवादियों की भी इतनी भयानक उपस्थिति नहीं होती। छोटे बच्चे, तुम काफी कमजोर लग रहे हो। तुम्हारे दानव देव शरीर का आभामंडल उतना मजबूत नहीं है। सुनहरे कवच वाले योद्धा ने निंग को गंभीरता से देखा। हालांकि मैं दिव्य शक्ति के एक धागे से निर्मित एक अवतार से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। तुम्हें हराना बहुत आसान होगा। दैवी शक्ति, अवतार। निंग को पता था कि फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर्स के पास विशेष स्तरों पर विशेष शक्तियां होती हैं। जिफू स्तर पर व्यक्ति रक्त बूंद पुनर्जन्म की क्षमता प्राप्त कर सकता था। वांजियांग स्तर पर व्यक्ति अपने रूप और विशेषताओं को बदल सकता था। प्राइमल स्तर पर व्यक्ति अपने मांस और रक्त के एक हिस्से को अलग करके उसका एक क्लोन बना सकता था। लेकिन प्राइमल द्वारा बनाए गए तथाकथित क्लोन स्वतंत्र गति करने में सक्षम नहीं थे। उन्हें मुख्य शरीर के साथ साथ चलना पड़ता था और वे स्वतंत्र नहीं थे। दिव्य शक्ति की एक लड़ी के माध्यम से एक अवतार का निर्माण करना, और वह भी ऐसा जो चल फिर सके, यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा था जिसे केवल एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस ही कर सकता था। कोई फेंट गॉड? निंग ने सांस रोक ली। यह कोई फेंट गॉड ही होगा जो कम से कम शून्य स्तर का तो होगा ही। किसी फेंट गॉड के अवतार को वॉर गॉड हॉल द्वारा यहाँ कैसे टेलीपोर्ट किया जा सकता है? इस पानी के नीचे की संपत्ति में और क्या रहस्य छिपे हैं? पहले अमर जुहुआ इस संपत्ति को बांधकर अपने साथ ले जाने में सक्षम था, लेकिन बूढ़े काले बैल ने कहा कि अमर जुहुआ को हमेशा यह एहसास रहता था कि इसके भीतर और भी रहस्य छिपे हैं। निंग ने मन ही मन कोसा, चूंकि वारगॉड हॉल में एक फेंट गॉड का अवतार प्रकट हुआ है, इसलिए कोई मूर्ख भी अंदाजा लगा सकता है कि पानी के नीचे की संपत्ति में और भी रहस्य छिपे हैं। पुस्तक 9, अध्याय 18, एक राक्षस का अवतार। दुर्भाग्य से मुझे अभी तक उस संपत्ति की आत्मा द्वारा वास्तव में स्वीकार नहीं किया गया है। निंग इस बात को समझ गया। ऐसे कई रहस्य थे जो विशाल पीले भालू ने उसे बताने से इनकार कर दिया था। इसके बजाय उसने निंग को बार बार अपनी जान जोखिम में डालने को कहा। अगर निंग सचमुच मर जाता तो यह वैसा ही होता जैसा अमर जुहुआ और रैम्पट के साथ हुआ था। अगर वह मर गया तो मर गया। संपत्ति की आत्मा अगले गुरु का इंतजार करेगी। यहाँ तक कि ताओवादी थरीलाइव्स ने भी कहा था कि निंग को केवल एम्पायरियन गॉड स्तर तक पहुंचने पर ही उनका शिष्य माना जाएगा। स्पष्ट रूप से निंग की शक्ति का वर्तमान स्तर पर्याप्त नहीं था। बात तो सही है, कोई व्यक्ति जितना ज्यादा ताकतवर होगा उस पर उतना ही ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जब वह मुझसे पहली बार मिला था उसकी तुलना में आजकल एस्टेट का माहौल काफी अच्छा है। निंग को अच्छी तरह याद था कि जब वह पहली बार उस विशाल पीले भालू से मिला था तो भालू ने उस पर लगभग कोई ध्यान नहीं दिया था। ये विचार निंग के मन में कौंधे, लेकिन उसने तुरंत उन्हें कुचल दिया। यह इन पर ज्यादा विचार करने का समय नहीं था। इस समय सबसे जरूरी था अपने सामने मौजूद इस फेंट गॉड अवतार को हराना। मैंने सुना है कि कुछ शक्तिशाली राक्षस अपने शरीर से बाल नोचकर क्लोन बना सकते हैं। निंग ने दूर खड़े सुनहरे कवचधारी योद्धा को घूरा, फिर ऊंची आवाज में कहा, हालांकि उन किंवदंतियों में उन रूपांतरित बालों की शक्ति बेहद कमजोर होती है। मुझे लगता है कि तुम्हारा यह अवतार भी काफी कमजोर है। सुनहरे कवच वाले योद्धा का चेहरा थोड़ा बदल गया। निंग ने सीधे मुद्दे की जड़ तक पहुंच गया था। वास्तव में यह अवतार दिव्य शक्ति के एक रेशे से बना था और उसके हथियार भी दिव्य शक्ति से ही बने थे। शरीरों की तुलना करें तो इस अवतार का शरीर निंग के शरीर से भी कमजोर था। हालांकि दाव के बारे में उसकी समझ बहुत ज्यादा थी। अगर मेरा असली शरीर यहाँ होता तो मेरी एक सांस तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देती। सुनहरे कवचधारी योद्धा की आंखों में एक अहंकारी भाव उभर आया। हालांकि यह एक बेहद कमजोर अवतार है जो दिव्य शक्ति के एक रेशे से बना है। तुम्हारे खिलाफ मुझे एक सांस में ही छिन्न भिन्न कर देगा। ऐसा लगता है मानो उसका असली शरीर वाकई बेहद भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे पहले ही खतरे का ऐसा आभास हो गया था। मेरे अवचेतन मन में आया ये खतरे का आभास जरूर उसके असली शरीर से आया होगा। निंग ने मन ही मन सोचा। निंग ने एक विचार के साथ अपनी दिव्य इच्छाशक्ति प्रकट की। धमाका! उसकी दिव्य इच्छाशक्ति सोलशेखर सील से होकर निकली। तुरंत एक ज्वार की लहर की तरह आगे बढ़ी और उस सुनहरे कवचधारी योद्धा की आत्मा की ओर टूट पड़ी। धमाका! ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वरीय इच्छा की ज्वारीय लहर एक अत्यंत अडिग चट्टान से टकरा गई हो। शक्तिशाली होने के बावजूद वह चट्टान के लचीलेपन पर विजय नहीं पा सकी। ईश्वरीय इच्छा!
स्वर्ण कवचधारी योद्धा ने सिर हिलाते हुए तिरस्कार से कहा, हालांकि इस दिव्य शक्ति के कण में मेरी आत्मा का अंश बहुत कमजोर है, लेकिन इसकी गुणवत्ता तुम्हारी इच्छा से कहीं ज्यादा है। तुम्हारी ईश्वरीय इच्छा शक्ति आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा प्रबल हो, तब भी तुम मुझे हिला नहीं पाओगे। बेटा, अपना सब कुछ लगा दो, बाद में मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। हालांकि सुनहरे कवच वाला योद्धा काफी उद्दंड लग रहा था, पर असल में वह बड़ी सावधानी से सोच रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह भी इस पौराणिक स्थान के बारे में उत्सुक और सतर्क था। देव राजा का पौराणिक निवास। मुझे एक छोटे से बच्चे से निपटने के लिए क्यों बुलाया गया है? वह इतना कमजोर है। ये बच्चा कहाँ से आया है और उसका देव राजा से क्या रिश्ता है? हालांकि उसकी आत्मा काफी मजबूत है, वह अभी आदिम स्तर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन उसकी आत्मा पहले से ही इतनी शक्तिशाली है। हालांकि वह महान देव राजा की तुलना में शक्तिशाली था, फिर भी वह भय और श्रद्धा से भरा हुआ था। वह एक भुजाधारी देव राजा संभवतः उसे एक ही नजर में नष्ट कर सकता था। निंग को लगा कि सुनहरे कवच वाला योद्धा रहस्यमय है, लेकिन सुनहरे कवच वाले योद्धा को भी लगा कि निंग भी उतनी ही रहस्यमय है। दरअसल एक गोलेम का तुम्हारे खिलाफ लड़ना ही काफी होता, विशाल पीले भालू ने मन ही मन हंसते हुए कहा। लेकिन तुम सचमुच मास्टर के उत्तराधिकारी बनने की क्षमता रखते हो, एक ऐसे व्यक्ति जो तीनों लोकों में विचरण करेगा, और इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें पहले ही पता लगाने दूंगा। निंग को कुछ रहस्यों से रूबरू कराने से निंग को और ज्यादा मेहनत करने और जानने की इच्छा जगाने में मदद मिलेगी। काफी शक्तिशाली है ना? बहुत लंबा अरसा हो गया है जब मैंने भी उन प्राचीन शक्तिशाली उपस्थितियों से बातचीत की थी। विशाल पीला भालू भी वासना से भर गया था। वह बहुत बहुत लंबे समय से अकेला था। वारगॉड हॉल का तीसरा तल। निंग तेजी से अपने विकल्पों पर विचार कर रहा था। वह एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति का एक कमजोर अवतार है। उसकी ताकत इस तथ्य में निहित है कि दाव के बारे में उसकी अंतर्दृष्टि बहुत ऊंची है, लेकिन उसकी कमजोरी यह है कि वह केवल दिव्य शक्ति के एक रेशे से बना है। चूंकि यह उसके वास्तविक शरीर से अलग हो गया है, यह उस जल के समान है जो अपने स्रोत से अलग हो गया है। दिव्य शक्ति का उपयोग करने के बाद इसे फिर से भरने का कोई तरीका नहीं है। युद्ध के दांव में व्यक्ति को अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों की कमजोरियों पर आक्रमण करने के लिए करने में सक्षम होना आवश्यक था। उसकी दिव्य शक्ति समाप्त करो। निंग तुरंत हिलने लगा। झट, वह सीधे आगे नहीं बढ़ा, इसके बजाय वह तेजी से पीछे हटा और साथ ही अपने सामने 700 से ज्यादा उल्टी तलवारें उत्पन्न की। अंतिम चरण के वांशियांक तात्विक की ने हर एक उल्टी तलवार को भर दिया और तुरंत उल्टी तलवारें हल्की सी लहराने लगीं। दाव की अपनी समझ बढ़ाने के बाद निंग के लिए अब लघु 1000 तलवारों वाली संरचना का उपयोग करना बहुत आसान हो गया था। छोटे 1000 तलवारों वाली संरचना का 9वां स्तर। निंग ने अपने सामने एक उल्टी हुई तलवार बनाई जो सफेद जेड से बनी लग रही थी। स्विश स्विश स्विश, एक के बाद एक सफेद जेड तलवारें बनी और फिर तेज गति से सुनहरे कवच वाले आदमी की ओर उड़ी। ये तलवारबाजी काफी गहरी है, लेकिन बदकिस्मती से इसे चलाने वाला बहुत कमजोर है। सुनहरे कवच वाले योद्धा ने बेहद इत्मीनान से अपने 2 विशाल हथौड़े उठाए, फिर आगे बढ़ा। हालांकि हर कदम के साथ वह सैकड़ों मीटर की दूरी तय कर रहा था। विंडविंग डिवीजन का इस्तेमाल करने वाले निंग से भी तेज जलज्वाला कमल। निंग ने अपने मन को विभाजित कर दिया। उसका आधा हिस्सा लघु 1000 तलवारों की संरचना को नियंत्रित करने के लिए और आधा हिस्सा जलज्वाला कमल उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया। एक के बाद एक विशाल जलज्वाला कमल खिलने लगे। सुनहरे कवच वाले योद्धा को घेर लिया और उसकी गतिविधियों में बाधा डालने की तीव्र कोशिश की। ये तो बड़ी मुसीबत है। सुनहरे कवच वाले योद्धा ने भौहें चढ़ाईं। उसके हाथ में एक हथौड़ा लहराया, जिससे अंतरिक्ष में लहरदार दरारें पड़ गईं। जिस जलज्वाला कमल से वह टकराया था, उसकी बाहरी परत तुरंत टूटने लगी और अंततः बिखर गई। मैंने तो सिर्फ एक कमल ही नष्ट किया। स्वर्ण कवचधारी योद्धा मन ही मन आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन स्विश स्विश स्विश, जेड सफेद तलवारें आकाश के कैनवास पर ब्रश के स्ट्रोक की तरह उड़ती हुई सभी बिल्कुल सादी, सरल और संयमित लग रही थीं, लेकिन स्वर्ण कवचधारी योद्धा को असाधारण रूप से सतर्क महसूस करा रही थीं। तलवार का दाव और कैसी भयानक तलवार चाल। खनक, सुनहरे कवच वाला योद्धा अपने विशाल हथौड़े से वार करता और एक के बाद एक तलवारों के प्रहार को रोकता। हर बार जब वह निंग की तलवारों के प्रहार को रोकता तो हथौड़ा कांप उठता। ऐसा इसलिए था क्योंकि हथौड़े दैवीय शक्ति से बने थे और असली जादुई खजाने नहीं थे। खटखट खटखट खटखट, जलज्वाला कमल का सामना करना पड़ा जो भयंकर बर्फ और पृथ्वी की आग से भरा हुआ था, और छोटे 1000 तलवारों के गठन से तलवार की रोशनी की किरणों के सामने स्वर्ण कवच वाला योद्धा अस्थायी रूप से भ्रमित हो गया था। गौल पर्वत के जंगली दलदलों में घूमते समय कमजोर 1000 तलवारों वाली संरचना निंग के नजदीकी युद्ध कौशल के आगे कमजोर थी, लेकिन बाद में ब्लैक व्हाइट कॉलेज में निंग ने शुरुआती वांशियांक चरण से लेकर बाद के वांशियांक चरण तक पूरी ट्रेनिंग ली। उसकी मौलिक की शक्ति में वृद्धि ने ऐसा किया कि जब निंग ने अब कमजोर 1000 तलवारों वाली संरचना का इस्तेमाल किया तो उसकी शक्ति पहले से 2 स्तर ज्यादा थी। अब यह निंग की नजदीकी युद्ध शक्ति के बेहद करीब थी। उसका अवतार साफ तौर पर बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी वह मेरी सभी तकनीकों से बचाव करने में सक्षम है। निंग का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसके हाथों में मौजूद डाकनॉर्थ तलवारें गायब हो गईं। इसके तुरंत बाद उसके हाथों में एक काला विशाल धनुष प्रकट हुआ। ये काला धनुष एक पृथ्वी श्रेणी का जादुई खजाना था। इसे एक साधारण वस्तु ही माना जा सकता था और इसमें कोई विशेष अतिरिक्त शक्तियां नहीं थीं।
निंग के लिए एक पौराणिक दिव्य धनुष ढूंढना काफी मुश्किल था, लेकिन ये पृथ्वी श्रेणी का धनुष निंग के लिए अपनी सारी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त था। स्टार सीजिंग हैंड। निंग ने तुरंत स्टार सीजिंग हैंड किया। एक हाथ से धनुष की पकड़ पकड़ी और दूसरे हाथ से तीर को लगाया और धनुष की डोरी खींची। चरमराहट। उसने धनुष की डोरी को पूरी लंबाई तक खींचा। निंग की आंखें दूर खड़ी आकृति की ओर बिजली की तरह चमक रही थीं। धनुष खींचने में ज्यादा मानसिक प्रयास की जरूरत नहीं थी, बस उसकी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल होता था। इससे निंग धनुष खींच सकता था, जलज्वाला कमलों और लघु हजार तलवारों की संरचना को एक साथ नियंत्रित कर सकता था। सफश। तीर चमका और तुरंत उनके बीच की दूरी को पार करते हुए सुनहरे कवचधारी योद्धा के सामने पहुंच गया। अच्छा नहीं, सुनहरे कवचधारी योद्धा चौंक गया। ये तीर उस कम हजार तलवारों वाली टुकड़ी द्वारा भेजी गई तलवारों की चमक से भी तेज था। वह जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। धमाक। उसके हाथ में पकड़ा विशाल हथौड़ा इतनी जोर से कांप उठा कि चटकने लगा। फिर वह जल्दी से ठीक हो गया, लेकिन सुनहरे कवच वाले योद्धा को जल्दी से कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। तीर की शक्ति। वह शक्ति संचय करने और फिर उसे तीर से फूटने देने से आती है। तीर की विस्फोटक शक्ति स्वाभाविक रूप से निंग की निकट युद्ध शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली थी। हालांकि तीर की कमजोरी उसकी चपलता की कमी थी। जब तक दुश्मन चकमा दे सकते थे, तीर व्यर्थ ही छूट जाता था। लेकिन निंग और सुनहरे कवचधारी योद्धा एक दूसरे से सिर्फ सैकड़ों मीटर की दूरी पर थे। स्टार सीजिंग हैंड का इस्तेमाल करते हुए निंग ने जो तीर छोड़े थे, उनकी गति को देखते हुए वह दूरी पल भर में पार हो जाती। ये बहुत तेज था और जलज्वाला कमल और लघु हजार तलवारों का समूह भी योद्धा की गतिविधियों को सीमित और बाधित कर रहे थे। इन कारणों से सुनहरे कवचधारी योद्धा बिल्कुल भी बच नहीं पा रहा था और तीरों को रोकने के लिए उसे अपनी ही ताकत पर निर्भर रहना पड़ा। धमाक धमाक धमाक। हर तीर में एक पहाड़ को चकनाचूर करने वाली शक्ति थी जो हर टक्कर के साथ फूट पड़ती थी। पास में मौजूद भयंकर बर्फ और पृथ्वी की अग्नि के जलज्वाला कमल, साथ ही वांशियांक स्तर लघु हजार तलवारों वाली संरचना की तलवारों की चमक से निपटना भी मुश्किल था। कुछ समय के लिए सुनहरे कवच वाले योद्धा के लिए इससे निपटना बेहद मुश्किल हो गया और उसकी दिव्य शक्ति तेजी से क्षीण होती जा रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी दिव्य शक्ति समाप्त हो जाएगी। मेरे इस अवतार की दिव्य शक्ति समाप्त होने के बाद ये शक्ति नष्ट हो जाएगी। स्वर्ण कवचधारी योद्धा अब और संकोच नहीं कर सका। रा। सुनहरे कवच वाले योद्धाओं ने अचानक एक जोरदार चीख मारी। उसके पूरे शरीर से अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उसके हाथों में मौजूद युद्ध हथौड़े प्रकाश की धारियों में बदल गए, जिससे आसपास मौजूद छोटे हजार तलवारों के समूह की तलवारों की चमक और जलज्वाला कमल चकनाचूर हो गए और वह सीधे निंग की ओर बढ़ा। धमाका 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 धमाका। निंग ने एक साथ 4 बाण छोड़े। ये सभी बाण निंग की दिव्य इच्छा के अधीन थे और ये हवा में थोड़ा सा घूमकर स्वर्ण कवचधारी योद्धा पर एक साथ हमला करने में भी सक्षम थे। स्वर्ण कवचधारी योद्धा इन चारों बाणों के संयुक्त हमले से बच नहीं सकता था। वह बस जल्दी से उन्हें रोक सकता था और ऐसा करते ही वह तुरंत पीछे की ओर गिर गया। जलज्वाला कमल और लघु हजार तलवार संरचना की तलवार चमक एक बार फिर बनी और उसे उलझाने के लिए आगे बढ़ी। एक के बाद एक बाण, हर एक में अद्भुत क्रूर शक्ति थी। वे सभी उसकी ओर झपटे। ईश्वरीय इच्छा से निर्देशित ये बाण भयानक, अथाह विचित्र तरीकों से चल रहे थे। बस ये बाण बहुत शक्तिशाली थे। ईश्वरीय इच्छा ने उन्हें सूक्ष्म तरीकों से समायोजित कर दिया। अरे बदमाश, क्या तुम मुझसे नजदीकी लड़ाई लड़ने की हिम्मत करोगे? सुनहरे कवच वाला योद्धा गरजा। तुम हार गए, निंग ने धीमी आवाज में जवाब दिया और एक साथ 4 और तीर छोड़े। सुनहरे कवच वाला योद्धा बमुश्किल उन्हें रोक पाया, लेकिन फिर उसका पूरा शरीर कांपने लगा, फिर गिर पड़ा और शून्य में विलीन हो गया। जैसे ही उसका शरीर गायब हुआ, वह गुस्से से गुर्राया, जाहिर तौर पर काफी असंतुष्ट। वाह, निंग ने आह भरी। ये तो फेंट गॉड का एक साधारण अवतार था, लेकिन इससे निपटना पहले से ही काफी मुश्किल था। मुझे स्टार सीजिंग हैंड का लगातार 18 बार इस्तेमाल करना पड़ा और अपने लेसर 1000 स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन से 39 हमले करने पड़े। निंग को आभास हो गया कि उसकी दिव्य शक्ति और उसकी तात्विक शक्ति काफी कम हो गई थी और वह मन ही मन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। फुस। निंग हवा में गायब हो गया। जब तक दुनिया साफ हुई, निंग ने खुद को फिर से पानी के नीचे बने एस्टेट के मुख्य हॉल में पाया। तुमने सचमुच जीतने के लिए धनुष का इस्तेमाल किया था? विशाल पीले भालू ने निंग को घूरा। उसकी आंखों में अविश्वास था। उसने सोचा था कि यह एक बेहद कठिन लड़ाई होगी। दोनों के बीच कांटे की टक्कर में भयंकर युद्ध होगा और अंत में निंग के हारने की संभावना बहुत ज्यादा थी। लेकिन अंत में निंग ने दूर से तीर चलाकर स्टार सीजिंग हैंड का उपयोग करके अपने दुश्मन का सफाया कर दिया। निंग ने विनम्रता से कहा, गुरु ने मुझे जो दिव्य क्षमता दी थी, उसका इस्तेमाल नजदीकी युद्ध में तो किया ही जा सकता है, साथ ही धनुष से दूसरों पर हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। मैं जीतने के लिए भाग्यशाली था। भाग्यशाली? विशाल पीले भालू ने निंग की नम्रता और उसके अंदर छिपे अहंकार को भांप लिया। ठीक है, तुमने तीसरा स्तर पार कर लिया है और अब तुम पृथ्वी श्रेणी का कोई जादुई खजाना या उसके बराबर मूल्य की कोई वस्तु चुन सकते हो।
जाओ। पुस्तक 9, अध्याय 19, नेदरकोल्ड। खजानों का हॉल वैसा ही था जैसा हमेशा से था। हॉल के ऊपर हवा में लटके हुए कई शक्तिशाली जादुई खजाने और अनोखी कलाकृतियां थीं, जिनसे शक्तिशाली तरंगे निकल रही थीं। अगर ये नीचे से प्रतिबंधात्मक मंत्रों द्वारा अलग न होते तो ये शक्तिशाली तरंगे जी निंग को आसानी से नष्ट कर देती अगर वह उनसे टकराता। निंग को इसमें जरा भी संदेह नहीं था। विशाल पीला भालू और निंग खजाने के हॉल में थे। जी निंग, अब तुम खजाने के हॉल से पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने चुनना शुरू कर सकती हो। विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा जब तुमने नश्वर श्रेणी का जादुई खजाना चुना था। ऐसा इसलिए है क्योंकि हालांकि तुम जिफू स्तर से वांजियांग स्तर तक काफी तेजी से पहुंच गई हो, लेकिन तुम्हें आदिम स्तर तक पहुंचने में शायद कहीं ज्यादा समय लगेगा। जहां तक आदिम स्तर से शून्य स्तर तक जाने की बात है तो इसमें और भी ज्यादा समय लगेगा। निंग ने सिर हिलाया। रास्ते पर जितना आगे बढ़ा जाएगा अगले पड़ाव तक पहुंचने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। जादुई खजानों के चयन में भी यही बात लागू होती है। विशाल पीले भालू ने कहा, यह निश्चित है कि आप नश्वर श्रेणी के जादुई खजानों का उपयोग केवल थोड़े समय के लिए ही करेंगे। उदाहरण के लिए, आपने पहले जो 3 चुने थे वे संभवतः आपके लिए पहले से ही सीमित उपयोग के हैं। निंग हंसा। उसने जिन 3 को चुना था उनमें से उसने स्टिलवाटर सिटी के केयरफ्री केवन स्थित नेदरवाइम हेवनलॉक फॉर्मेशन को बहुत पहले ही बेच दिया था। जहां तक नौ यांग स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन की बात है तो उसने उनकी जगह बेहतर नॉर्थ रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन ले लिया था, जो उसने गॉल पर्वत के जंगली दलदलों से हासिल किया था। केवल क्षणभंगुर दानव संहारक तलवार, जिसका इस्तेमाल वह छिपकर हमला करने के लिए कर सकता था, अभी भी नियमित रूप से इस्तेमाल हो रही थी। हालांकि इस तलवार में भी कुछ खामियां थीं। ये भूमिगत छिपकर हमला करने के लिए सबसे उपयुक्त थी। अन्य परिस्थितियों में, जैसे कि गॉल पर्वत के जंगली दलदलों में हवा में लड़ते समय, जैसे ही ये दुश्मन के पास जाती, इसे आसानी से पहचान लिया जाता और उस समय इसका इस्तेमाल छिपकर हमला करने के लिए नहीं किया जा सकता था। तुम वारगोड हॉल के तीसरे स्तर से गुजर चुके हो और जल्द ही तुम चौथे स्तर को पार कर पाओगे। एक बार जब तुम्हारा फेंट गॉड शरीर वांशियांग स्तर पर पहुंच जाएगा तो तुम्हारे पास पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने या समान मूल्य की कलाकृतियां प्राप्त करने के कुल 3 मौके होंगे। विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। ध्यान से चुनना। यहाँ मौजूद कुछ उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृतियां संभवतः ग्रैंड जिया राजवंश की इस प्रमुख दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठनों के पास ही हैं। इन्हें खरीदना या इनका व्यापार करना बेहद मुश्किल होगा। निंग ने सिर हिलाया। वहाँ उच्च श्रेणी के नश्वर श्रेणी के जादुई खजाने बहुत कम थे और उच्च श्रेणी के पृथ्वी श्रेणी के खजाने तो और भी दुर्लभ थे। वे लगभग कभी दिखाई नहीं देते थे और अपने लिए उपयुक्त एक भी मिलना तो और भी मुश्किल था। हालांकि अब उसके पास पानी के नीचे की संपत्ति के उच्च श्रेणी के पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजानों में से अपनी पसंद का एक खजाना चुनने का मौका था। चुने। विशाल पीले भालू ने कहीं से एक सुनहरी किताब निकाली और वह किताब कीमती खजाने के लिए 2 फेंट गॉड पात्रों से ढकी हुई थी। ये किताब नश्वर श्रेणी की जादुई खजानों वाली किताब जैसी क्यों दिखती है? निंग खुद को ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। सिर्फ पृथ्वी श्रेणी की ही नहीं, स्वर्ग श्रेणी की, अमर श्रेणी की और शुद्ध यांग श्रेणी की जादुई खजानों वाली किताबें भी एक जैसी हैं, क्योंकि मैं खुद इन किताबों का संकलन करता हूँ। ये पहली बार है जब आप पृथ्वी श्रेणी का जादुई खजाना चुन रहे हैं, इसलिए मैं आपको उपलब्ध वस्तुओं का केवल एक हिस्सा ही दिखाऊंगा। दूसरी बार आपके पास ज्यादा विकल्प होंगे और तीसरी बार आप किताब की किसी भी वस्तु को देख पाएंगे। निंग ने जल्दी से पूछा, वरिष्ठ, मेरे लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है? चुने जाने वाले खजाने बेहद चमकदार थे। केवल विशाल पीले भालू को ही पता होगा कि कौन सा सबसे अच्छा है। उदाहरण के लिए, पिछली बार विशाल पीले भालू ने उसे 9 यांग तलवार संरचना चुनने की सलाह दी थी और तीसरी बार उसने सचमुच उसे चुना था। इसमें ढेर सारी कीमती कलाकृतियां हैं, जिनमें से कुछ तुम्हारे लिए भी उपयुक्त हैं। विशाल पीले भालू ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें इसे धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। निंग ने हार मानकर किताब पलटनी शुरू कर दी। वाह, ये तो सच में। निंग की निगाहें तुरंत गर्म हो गईं। वह पहले भी स्वर्गीय खजाने पर्वत पर गया था और वहां पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने देखे थे और कुछ ऐसे पृथ्वी श्रेणी के खजाने भी देखे थे जो केवल प्रदर्शन के लिए थे, बिक्री के लिए नहीं। ये स्वर्गीय खजाने पर्वत की उस स्थानीय शाखा के सबसे कीमती, उच्च गुणवत्ता वाले जादुई खजाने थे। प्रदर्शन के लिए ऐसे कुछ खजाने के बिना स्वर्गीय खजाने पर्वत जनता को कैसे विस्मित कर सकता था? लेकिन निंग खुद को सोचने से नहीं रोक सका। ये सभी खजाने स्वर्गीय खजाने पर्वत की उन वस्तुओं के बराबर हैं। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। जुवानवू का गोल्ड स्केल जहाज, एक उच्च स्तरीय पृथ्वी श्रेणी का उड़ने वाला खजाना। उड़ते समय यह एक गोल्ड स्केल मछली में बदल सकता था जो आकाश में उड़ सकती थी या जमीन में बिल बना सकती थी। उड़ते समय यह अतुलनीय रूप से तेज था और आकाश में पानी में मछली जितनी ही फुर्तीला था। जमीन पर प्रवेश करने पर यह और भी अधिक फुर्तीला हो जाता था, जिसकी तुलना कई स्वर्ग श्रेणी के उड़ने वाले खजानों से की जा सकती थी। इसके अलावा, चूंकि इसका नाम काले कछुए जुवानवू के नाम पर रखा गया था, यह अतुलनीय रूप से मजबूत भी था। जुवानवू गोल्ड स्केल जहाज में छिपे होने पर एक आदिम दाववादी के हमले भी इसे कुछ नहीं कर पाते थे। क्या चीज है? निंग मन ही मन बुदबुदाया। स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर मैंने एक वस्तु प्रदर्शित देखी, रूई गॉड स्पीड बोट, जो गति में तो इस वस्तु के बराबर थी, लेकिन रक्षा में कहीं कमजोर थी। फिर भी यह इतना काफी था कि इसे उनकी बिक्री के लिए नहीं रखी जाने वाली वस्तुओं में से एक माना जाता था। यह वाकई एक बेहतरीन चीज थी।
हालांकि चूंकि निंग को पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजानों को चुनने के ज्यादा से ज्यादा 3 मौके मिलने की गारंटी थी, इसलिए वह उड़ते हुए जादुई खजाने पर इन 3 मौकों में से एक भी मौका बर्बाद नहीं करना चाहता था। अर्थफायर हार्ट लैम्प एक विचित्र कलाकृति। अर्थफायर हार्ट लैम्प एक अनोखी चट्टान थी जो प्राकृतिक दुनिया से बनी थी। ये प्राकृतिक रूप से लैंप के आकार में बनी थी और इसके भीतर अग्नि के निकाले गए सार जैसा कुछ था। यह अर्थफायर को पोषित करने में अतुलनीय, आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी था, और अगर निंग अक्सर अपनी अर्थफायर को इसमें रखता और उस सार को अवशोषित करता तो 10 साल के अंदर ही उसकी अर्थफायर प्रथम श्रेणी की हो जाती। अगर अन्य प्रकार के सहायक खजानों का उपयोग किया जाता तो अर्थफायर को प्रथम श्रेणी तक पोषित होने में और भी कम समय लगता। अर्थफायर हार्ट लैम्प। निंग सचमुच उत्सुक था। हालांकि पिछली कई चीजों ने उसकी धड़कनें तेज कर दी थीं, लेकिन ये पहली बार था जब वह सचमुच एक जबरदस्त इच्छा से भर गया था। मुझे लगता है मैं यही चुनूंगा। क्या मुझे इसे चुनना चाहिए? निंग सोचने लगा। पहली श्रेणी का अर्थफायर आदिम दाववादियों को भी डराने में सक्षम है, लेकिन इसमें लगभग 10 साल लगेंगे। निंग ने सोचा, अंत में अपना सिर हिलाते हुए। 10 सालों में मेरी 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हो जाएगी, और मेरी तलवारबाजी भी। पहली श्रेणी का अर्थफायर तब उतना उपयोगी नहीं होगा जितना अब है। उसे श्वेतश्याम महाविद्यालय में प्रवेश लिए हुए अभी केवल 4 वर्ष ही हुए थे, और फिर भी उसने 3 पैरों वाली तलवार का तीसरा रुख पहले ही विकसित कर लिया था। पिछले 4 वर्षों में उसने सचमुच जबरदस्त प्रगति की थी। 10 वर्ष पहले वह नीला आकाश सांप से लड़ रहा था और पश्चिम प्रांत शहर छोड़कर अभी अभी ईस्टमाउंट दलदल में पहुंचा था। अब 10 वर्ष बाद वह बिना किसी प्रयास के वांशियांक के सिद्धों को मार गिराने में सक्षम था। हालांकि यह सच था कि जितना आगे बढ़ा उतना ही धीमी गति से सुधार हुआ। 10 साल। निंग को विश्वास था कि इस समयावधि में वह नाटकीय रूप से सुधार करेगा। ये बहुत अच्छी चीज है। निंग ने थोड़ा और सोचा। हालांकि ये तय है कि गोल्ड फ्लेम अर्थफायर कभी भी मेरा सबसे शक्तिशाली वार नहीं होगा। इसके अलावा मेरे शरीर में अर्थफायर और डायर आइस दोनों हैं। वाटर फ्लेम लोड्स का इस्तेमाल करते समय डायर आइस और अर्थफायर का संतुलन होना चाहिए। अगर अर्थफायर बहुत शक्तिशाली है या डायर आइस बहुत कमजोर है तो यह मेरे वाटर फ्लेम लोड्स के लिए अच्छा नहीं होगा। इस अर्थफायर हार्ट लैम्प के बिना भी मेरे पास प्राचीन हिमनद बर्फ, अग्निकमल की गुदा और अन्य खजाने तो रहेंगे ही। हालांकि ये थोड़े धीमे हैं और मेरी अर्थफायर और डायर आइस को केवल 4वीं या 5वीं कक्षा तक ही सुधार पाएंगे। कम से कम उनकी शक्ति तो बराबर होगी। निंग ने खुद को इसे भूलने के लिए मनाया, फिर पढ़ना जारी रखा। एक के बाद एक जादुई खजाने। पहले पृथ्वी श्रेणी के जादुई खजाने बहुत आकर्षक होते थे, लेकिन वह तब की बात है जब निंग सचमुच साहसिक यात्रा पर नहीं निकला था। अब जब वह श्वेतश्याम महाविद्यालय का शिष्य, एक रेनड्रैगन रक्षक बन चुका था और स्वर्गीय खजानों के पर्वत पर जा चुका था, उसका क्षितिज विस्तृत हो गया था और अब उसे समझ आया कि ताओवादी त्रिजीवन द्वारा छोड़ी गई अमूल्य वस्तुएं कितनी कीमती और दुर्लभ थीं। संभवतः पूरे ग्रैंड जिया राजवंश के खजाने भी यहाँ की वस्तुओं के बराबर नहीं थे। दुर्भाग्य से उसे प्रत्येक स्तर से केवल 3 वस्तुएं चुनने की अनुमति थी। ब्रोकेड क्लाउड मियामा, एक शीर्ष श्रेणी की पृथ्वी रैंक वाली सुरक्षात्मक वस्तु। 100 विश्व अमर लॉक गठन। एक पृथ्वी रैंक गठन। डायर आइस मिरर, एक बहुमूल्य वस्तु जो 10 वर्षों में डायर आइस को प्रथम श्रेणी में सुधारने में सक्षम है। एक के बाद एक कीमती चीजें। निंग की आंखें लालसा से लाल हो रही थीं। वरिष्ठ, आपको डायर आइस मिरर और अर्थफायर हार्ट लैम्प को एक ही खजाने की तरह समझना चाहिए। निंग ने विशाल पीले भालू की ओर देखते हुए सिर उठाया। अगर आप ऐसा करते तो मैं इसे चुन लेता। एक ही खजाने की तरह। विशाल पीले भालू ने उसे घूर कर देखा। क्या तुम्हें पता नहीं है कि कई अलग अलग प्रकार की अर्थफायर और डायर आइस को केवल तीसरी या दूसरी श्रेणी तक ही सुधारा जा सकता है? हालांकि कुछ को पहली श्रेणी तक सुधारा जा सकता है, लेकिन ये बस क्षमता है। किसी के लिए इसे वास्तव में पहली श्रेणी तक सुधारना कितना मुश्किल होगा। ऐसा करने पर एक बार जब इसे स्काईफायर में और उन्नत कर दिया जाएगा तो इसकी क्षमता और इसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। क्या तुम्हें ये सब पता है? मुझे यकीन नहीं है कि पूरे ग्रैंड जिया राजवंश में तुम्हें एक भी जगह मिल जाएगी जो बाहरी लोगों को अर्थफायर हार्ट लैम्प या डायर आइस मिरर बेचने को तैयार हो। निंग अवाक रह गया। इसे बाहरी लोगों को बेचें? स्वर्गीय खजाने के पहाड़ और लापरवाह गुफाओं में उसने सचमुच इन वस्तुओं को पहले कभी बिक्री के लिए नहीं देखा था। ये दुर्लभ कलाकृतियां प्राकृतिक दुनिया द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित थीं और ये कोई जादुई खजाना नहीं था जिसे बनाया या गढ़ा जा सके। इसलिए दुनिया में इनकी संख्या बहुत सीमित थी। चूंकि हजारों स्वर्गीय खजाने के पहाड़ थे, हर एक कमांडरी में एक, तो वे बाहरी लोगों को अर्थफायर हार्ट लैम्प कैसे बेच सकते थे? मैंने तुम्हारे पहले चयन के लिए अर्थफायर हार्ट लैम्प और डायर आइस मिरर सिर्फ इसलिए निकाला क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारे शरीर में डायर आइस और अर्थफायर है। विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। मैं तुम्हारा खास ख्याल रख रहा हूँ, इसीलिए मैंने विकल्पों की सीमा थोड़ी बढ़ा दी है। सच कहूँ तो इस चयन में तुम्हारे लिए 3 चीजें सबसे उपयुक्त हैं। अर्थफायर हार्ट लैम्प और डायर आइस मिरर उनमें से 2 हैं। हालांकि तीसरा भी तीसरे से आखिरी पन्ने पर है। जैसे ही विशाल पीले भालू के शब्द निकले, निंग ने तुरंत तीसरे से आखिरी पन्ने पर ध्यान से देखा। नेदरकोल्ड तलवार संरचना। नेदरकोल्ड तलवार संरचना 9 उच्च श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की उड़ने वाली तलवारों से बनी थी, जिनमें से प्रत्येक को नेदरकोल्ड चंद्र धातु नामक अत्यंत मूल्यवान पदार्थ से बनाया गया था। ये सभी 9 पृथ्वी श्रेणी की सर्वोच्च श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें हैं।
निंग इतना हैरान हुआ कि उसकी आंखें बाहर निकल आईं। इन तथाकथित उच्च श्रेणी की वस्तुओं को स्वर्गीय खजाने पर्वत द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया था, इन्हें दाओवादी थरीलाइव्स द्वारा वर्गीकृत किया गया था। ये बिल्कुल अलग स्तर पर थे। ताओवादी थरीलीव्स इन जादुई खजानों को वर्गीकृत करने में कहीं ज्यादा सख्त थे। कुछ वस्तुएं वे पीछे छोड़ आए थे, जैसे कि 9 यांग तलवारों का समूह जिसे निंग ने पहले चुना था, जिसे उसने 9 उच्च श्रेणी की वस्तुओं में गिना था, लेकिन स्वर्गीय खजाना पर्वत उसे 9 सर्वोच्च श्रेणी की वस्तुओं में गिनाएगा। सभी 9 तलवारें पृथ्वी पर सर्वोच्च श्रेणी की कैसे हो सकती हैं? निंग ने आश्चर्य से विशाल पीले भालू को देखा। शुरू में मैंने उन 9 तलवारों को अलग करके सिर्फ नीदरकोल्ड तलवार, एक उच्च स्तरीय पृथ्वी श्रेणी की उड़ने वाली तलवार, का रिकॉर्ड बनाने की योजना बनाई थी। विशाल पीले भालू ने अपना सिर हिलाया। लेकिन बाद में मैंने दोबारा सोचा, अगर मैं उन्हें अलग अलग कर देता तो शायद दर्जनों या सैकड़ों मास्टर्स में से कोई भी नीदरकोल्ड तलवार नहीं चुन पाता। इसलिए मैंने सोचा कि तलवारों की एक संरचना के रूप में इन्हें यहाँ एक साथ सूचीबद्ध कर दूं, क्योंकि ये 9 तलवारें मिलकर एक पूरी तलवार संरचना बनाती हैं। तार्किक रूप से मुझे इसे तुम्हारे तीसरे चयन तक तुम्हें नहीं दिखाना चाहिए था। हालांकि मैं नहीं चाहता कि तुम बाहरी दुनिया में जल्दी मर जाओ, बच्चे। इसलिए मैंने इसे भूल जाने का फैसला किया और तुम्हें पहले ही दिखा दिया। अर्थफायर हार्टलैम्प, डायर आइस मिरर, नेदरकोल्ड स्वॉर्ड फॉर्मेशन, ये तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त हैं। विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। चुन लो। पुस्तक 9, अध्याय 20, वरिष्ठ शिक्षु बहन नाइनलोट्स। जी निंग हिचकिचाई। किसे चुने, वरिष्ठ? निंग ने जल्दी से सम्मानपूर्वक पूछा। चूंकि जब मेरा फेंट गॉड शरीर वांशियांक स्तर तक पहुंच जाएगा तो वॉरगॉड हॉल के चौथे स्तर को पार करने के बाद मेरे पास पृथ्वी श्रेणी का जादुई खजाना हासिल करने का एक और मौका होगा। क्या मुझे उस समय और भी बेहतर जादुई खजाने हासिल करने का मौका मिलेगा? बिल्कुल, विशाल पीले भालू ने आत्मविश्वास से कहा। अर्थफायर हार्टलैम्प, डायर आइस मिरर और नेदरकोल्ड स्वॉर्ड फॉर्मेशन से बेहतर चीजें, इन तीनों से बेहतर एक से ज्यादा चीजें होंगी। तुमने अभी वॉरगॉड हॉल का तीसरा स्तर पार किया है। मैं अभी पृथ्वी श्रेणी के सबसे बेहतरीन जादुई खजाने कैसे निकाल सकता हूँ? जब मैं उन्हें निकालूंगा तो तुम अर्थफायर हार्टलैम्प जैसी चीजें नहीं चुनोगे। जल्दी करो और चुन लो। अंत में अनगिनत खजाने होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से मैं वे सब तुम्हें नहीं दे सकता। विशाल पीले भालू ने निंग की ओर देखा। गुरु ने बहुत सारे खजाने छोड़े हैं, लेकिन किसी एक उत्तराधिकारी के लिए नहीं। तुम्हारी मृत्यु की स्थिति में मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि अगले उत्तराधिकारी के पास भी कुछ खजाने हों, है ना? निंग ने होंठ भींच लिए। कितनी दुखद बात कही है। मर जाऊं। अमर पथ पर चल पड़ा निंग बिल्कुल भी असफल नहीं होना चाहता था। यह मेरी पसंद है। निंग ने किताब के तीसरे से आखिरी पन्ने पर पलटकर देखा, जिसमें नेदरकोल्ड स्वॉर्ड फॉर्मेशन का जिक्र था। मुझे सचमुच अर्थफायर हार्टलैम्प और डायर आइस मिरर चाहिए। निंग ने मन ही मन आह भरी। हालांकि ये मेरी शक्ति को तुरंत नहीं बढ़ा सकते, लेकिन नेदरकोल्ड स्वॉर्ड फॉर्मेशन बढ़ा सकता है। इस फॉर्मेशन की ये 9 नेदरकोल्ड तलवारें सभी उच्च श्रेणी की हैं और इनका मूल्यांकन दाओवादी थरीलाइव्स ने ही किया था। इनकी शक्ति सामान्य स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारों से जरूर बेहतर होगी। ये मेरे कमजोर 1000 तलवारों वाले फॉर्मेशन की शक्ति को बिल्कुल नए स्तर तक बढ़ा पाएंगे। किसी की शक्ति का स्तर जितना ऊंचा होता जाता, खुद को और मजबूत बनाना उतना ही मुश्किल होता जाता। एक पूरे स्तर तक ऊपर उठना बेहद मुश्किल था, लेकिन ये नेदरकोल्ड तलवारें वाकई बहुत शक्तिशाली थीं। अगर वह स्वर्गीय खजाने के पहाड़ पर जाकर उन्हें खरीदने की कोशिश करे तो उनकी कीमत एक साधारण स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवार से भी ज्यादा होगी, और उनकी दुर्लभता को देखते हुए शायद प्रति तलवार कम से कम 5000 किलोग्राम वजन की होगी। चूंकि सभी 9 उच्च श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें एक ही स्रोत से आई हैं, तो पूरे सेट की कीमत कम से कम 50,000 किलोग्राम तरल तात्विक सार होगी। 50,000 किलोग्राम, ये तो किसी आदिम ताओवादी को भी ईर्ष्या से लाल कर देने के लिए काफी था। यहाँ तक कि जब निंग को ड्रैगनवेल राजा की लाश लूटने का सौभाग्य मिला था, तब भी उसे इतनी दौलत नहीं मिली थी। छोटे 1000 तलवारों वाली संरचना की शक्ति पूरी तरह से उसमें शामिल शक्तिशाली उड़ती तलवारों पर निर्भर करती है। ये पूरी तरह से निर्विवाद है। सौभाग्य से मेरे पास खजाने का हॉल है, निंग ने मन ही मन सोचा। बदले में केवल मेरे हाथों में ही यह छोटे 1000 तलवारों वाली संरचना अपनी असली भयानक शक्ति प्रकट कर सकती है। जितनी ज्यादा शक्तिशाली तलवारें इस्तेमाल की गईं, उतनी ही ज्यादा राक्षसी और स्वर्ग विरोधी तलवारें थीं। अतीत में 1000 तलवारों वाला अमर इस तकनीक से काफी प्रसिद्ध हो चुका था, लेकिन अंत में वह अमर जुहुआ से हार गया था। चूंकि निंग के पीछे खजाना हॉल था, इसलिए उसकी कम 1000 तलवारों वाली संरचना की शक्ति और भी ज्यादा चौंकाने वाली होगी। आओ, विशाल पीले भालू ने दूर की ओर इशारा किया। ऊपर शून्य में अचानक एक प्रकाश बिंदु चमका और नीचे उतरने लगा। वह तेजी से प्रतिबंधात्मक मंत्रों को पार करते हुए निंग के पास पहुंच गया। ये 9 पूरी तरह से काली उड़ती हुई तलवारें थीं। हालांकि वे पूरी तरह से काली थीं, फिर भी उनमें एक बहुत ही कोमल, समृद्ध चमक थी। ऐसा लग रहा था मानो एक हल्की, बेहद गहरे हरे रंग की चमक ने इन उड़ती हुई तलवारों को ढंक लिया हो। वे इतनी सुंदर थीं कि उन्हें एक कलाकृति माना जा सकता था। ये बिल्कुल सही है। निंग खुद को तारीफ की सांस छोड़ने से नहीं रोक सका। इस मौलिक को आगे बढ़ाते हुए उसने पानी जैसी नीली की एक के बाद एक लड़ियां आगे भेजीं, जो 9 नेदरकोल्ड तलवारों के चारों ओर घूमती रहीं और उन्हें आसानी से बांध दिया। बस एक विचार से निंग ने उन्हें 9 चमकते तारों की तरह अपने चारों ओर घुमा दिया। शक्ति में ये स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजानों के बराबर हैं, निंग ने प्रशंसा में कहा।
स्वर्ग श्रेणी के जादुई खजानों का उपयोग केवल आदिम ताओवादी ही कर सकते थे, लेकिन उसके जादुई खजानों की शक्ति भी इसी स्तर की थी, इसीलिए उन्हें सर्वोच्च श्रेणी के खजानों में गिना जाता था। और उसके पास 9 थे। शायद ये इतने ज्यादा होंगे कि आदिम ताओवादी भी इनसे ईर्ष्या करने लगेंगे और मुझे मार डालेंगे, निंग ने हल्की हंसी के साथ कहा। विशाल पीले भालू ने जवाब दिया, अगर वे इन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं बांधेंगे तो उनके लिए इन्हें देखकर यह बताना मुश्किल होगा कि ये उच्च श्रेणी के हैं। क्या बढ़िया खजाना है। निंग जितना ज्यादा उनके बारे में सोचता उतना ही ज्यादा खुश होता। जाने का समय हो गया है। अगर तुम्हें और खजाने चाहिए तो वापस जाओ और कड़ी मेहनत करो, विशाल पीले भालू ने आग्रह किया। निंग ने सिर हिलाया। तुरंत एक विशाल भालू के सिर का एक भूत प्रकट हुआ, जिसने निंग को एक ही घूंट में निगल लिया। सरपेंट विंग झील, ब्राइट हार्ट द्वीप। जल्द ही द्वीप पर सभी को पता चल गया कि आधे महीने बाद जी निंग अपने एकांत ध्यान से विदा हो गए थे। निंग के अलावा किसी और को पानी के नीचे की उस जगह के बारे में पता नहीं था। चूंकि निंग का प्रशिक्षण कक्ष एक ऐसी जगह थी जहां दूसरों का आना जाना सख्त मना था, इसलिए सभी ने मान लिया था कि वह इस पूरे समय कमरे में प्रशिक्षण ले रहा था। गुरु गुरु, नीले वस्त्र पहने एक युवती अचानक कमरे के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुई। निंग बाहर निकला और सिर उठाकर बाहर देखने लगा। एक ठंडी हवा उस पर दबाव डाल रही थी और आसमान से बर्फ के विशाल गुबार गिर रहे थे। गुरुजी, ऐसा क्यों है कि आपके प्रशिक्षण में जाने के बाद मुझे आपकी उपस्थिति का एहसास नहीं हो रहा है? नीले वस्त्र पहने युवती ने निंग को घूरते हुए मन ही मन उसे बेचैनी से संदेश भेजा। मुझे लगा जैसे आप बहुत बहुत दूर हैं। मैं आपकी आत्मा हूँ और हमारा आत्मिक बंधन अभी टूटा नहीं है, इसलिए मुझे पता था कि आप मरे नहीं हैं। लेकिन अगर आप मरे नहीं थे तो मुझे आपका एहसास क्यों नहीं हो रहा था? पास ही बैठा व्हाइट वाटर हाउंड पास आया और मन ही मन कह रहा था, निंग बेटा, जब तुम ट्रेनिंग पर गए थे तो यह नीला आसमानी सांप तुम्हें ढूंढने के लिए अंदर जाना चाहता था। मुझे उसे रोकना पड़ा। ओह, निंग हंसा। पहली बार जब वह पानी के नीचे की उस जगह में दाखिल हुआ था तो उसने अपने माता पिता को चिंतित कर दिया था। वे सभी जानते थे कि वह एक खास प्राचीन अवशेष स्थल में दाखिल हुआ है और स्वाभाविक रूप से अंकल व्हाइट को भी यह बात पता चल गई थी। मुझे कर्म के भाग्य का फल मिला, निंग ने कहा। भाग्य? किंग हैरान रह गया। ब्रैंडजिया राजवंश का क्षेत्र बहुत विशाल था और उसमें ढेरों रहस्य छिपे थे। उसमें कुछ भी संभव था। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति किसी सामान्य युद्ध के बीच में हो सकता है, तभी कोई प्राचीन राक्षस अचानक जागकर हस्तक्षेप कर सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता? क्विंकिंग समझ गई कि निंग इस बारे में विस्तार से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने खुद से कहा, तुम अपने रहस्यों के बारे में बहुत कंजूस हो। निंग हंसा। पानी के नीचे की संपत्ति में ताओवादी त्रिजीवन शामिल थे और यह इतना महत्वपूर्ण था कि पूरे त्रिलोक को चौंका सकता था। निंग इसके रहस्यों को दूसरों को कैसे बता सकता था? उदाहरण के लिए, हालांकि अब वह पानी के नीचे की संपत्ति का स्वामी था, लेकिन केवल वही उसमें प्रवेश कर सकता था, अन्य नहीं। इसलिए निंग ने अपने माता पिता को भी नहीं बताया था। आखिरकार, चूंकि उसके माता पिता उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें इसके बारे में बताना केवल समस्या ही पैदा करेगा, किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं। युवा गुरु, ऑटम लीफ दूर से उनकी ओर मुस्कुराहट से भरा चेहरा लिए हुए चला आया। आप अपना एकांत ध्यान छोड़ आए हैं। इसी दौरान युवा गुरु जी मो आए। वे आपसे निर्देश लेना चाहते थे। युवा गुरु जी मो, निंग ने सिर हिलाया। मेरे लौटने के बाद के पहले 3 दिनों में वह नहीं आया था। जी मो, निंग के अलावा जी कबीले की युवा पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली सदस्य था। युवा गुरु जी मो भी बाहरी दुनिया में साहसिक कार्य कर रहे थे और खुद को परख रहे थे। ऑटम लीफ ने कहा, इसलिए जब आप लौटे तो कुलपति ने युवा गुरु जी मो को ढूंढने के लिए लोगों को भेजा। उन्हें ढूंढने में उन्हें कई दिन लग गए और उसके बाद युवा गुरु जी मो स्वयं आपके एकांत ध्यान के 9वें दिन पहुंचे। मुस्कुराते हुए निंग ने सिर हिलाया। अचानक दूर से एक और आकृति प्रकट हुई। 2 ही पलों में वह आकृति उनके पास आ गई। वह एक लंबा, हट्टा कट्टा, सुंदर युवक था जिसकी तलवार जैसी भौहें थीं। उसने निंग की ओर एक ज्वलंत, उत्सुक निगाह से देखा और तुरंत सम्मानपूर्वक बोला, युवा गुरुजी निंग, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लगता है पिछले कुछ सालों में तुम में काफी सुधार आया है, निंग ने तारीफ भरी हंसी के साथ कहा। एक नजर में ही उसे पता चल गया कि जीमो का आभामंडल काफी बदल गया है। पहले जीमो काफी संकोची स्वभाव के थे, लेकिन अब जीमो मानो किसी तलवार की तरह खींचे हुए थे। उनमें एक मजबूत और दृढ़ इच्छाशक्ति थी जो युद्ध के दौरान ही विकसित हुई थी। आपकी तुलना में, युवा स्वामी, मैं अभी भी काफी नीच हूँ, जीमो ने सम्मानपूर्वक कहा। अगर आप तैयार हैं, निंग ने अचानक कहा, आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं और रह सकते हैं। जीमो दंग रह गए। तुरंत ही उनके चेहरे पर खुशी के भाव प्रकट हुए। पहले उन्होंने घुटनों के बल बैठकर जी निंग से उन्हें शिष्य बनाने की विनती की थी, लेकिन उस समय निंग का ध्यान दाव की अपनी खोज में लगा हुआ था और उनके पास समय ही नहीं था। अब जबकि निंग ने सरपेंट विंग झील में स्थायी रूप से रहने का फैसला कर लिया था, तो स्वाभाविक रूप से वह कभी कभी जी कबीले के सबसे प्रतिभाशाली युवा सदस्यों को मार्गदर्शन देने के लिए समय निकालने को तैयार थे। इसे जी कबीले को भविष्य के विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने में मदद करने का एक तरीका माना जा सकता है। अचानक, क्या कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई जी निंग मौजूद हैं? एक बहुत ही परिचित आवाज गूंजी, जो पूरे सरपेंट विंग झील में गूंज उठी। जूनियर प्रशिक्षु भाई जी निंग, कोई है जो हमारे युवा गुरु को जूनियर प्रशिक्षु भाई कहकर संबोधित करता है? ऑटम लीफ ने आश्चर्य से कहा। कोई है जो द्वीप स्वामी को कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई कह रहा है?
ब्राइट हार्ट द्वीप पर रहने वाली कई नौकरानियों और नौकरों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। द्वीप स्वामी निश्चित रूप से ब्राइट हार्ट द्वीप के स्वामी जी निंग थे। जूनियर प्रशिक्षु भाई सरपेंटविंग झील क्षेत्र में हर कोई तुरंत हैरान और उत्सुक हो गया। उनमें से बहुत कम लोगों को पता था कि निंग ने ब्लैक व्हाइट कॉलेज में दाखिला ले लिया है, और वे सच्चाई का अंदाजा लगा पा रहे थे। शायद ब्लैक व्हाइट कॉलेज का कोई सदस्य आया है। यह आवाज सुनकर निंग ने भी आश्चर्य से अपना सिर उठाया और आवाज के स्रोत की ओर देखने लगा। दूर से एक मस्तूल वाला जहाज उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, जिसके ऊपर दो सुंदर अस्पष्ट आकृतियां थीं। निंग, बेटा, लगता है ये तुम्हारी दो बड़ी प्रशिक्षु बहनें हैं, व्हाइट वाटर हाउंड ने संदेश भेजा। तुम वाकई बहुत जबरदस्त हो। जैसे ही तुम वापस आए, तुमने अपनी दो बड़ी प्रशिक्षु बहनों को यहाँ तक पीछा करने पर मजबूर कर दिया। निंग ने अंकल व्हाइट को घूरा। वे बस गुजर रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं। अंकल व्हाइट बस हंस पड़े। निंग ने अपना सिर उठाया और दूर खड़े जहाज की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, लेकिन ये सचमुच एक संयोग है। जैसे ही मैं एकांतवास से बाहर निकला, वे आ पहुंचे। झटपट निंग तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए आकाश में उड़ गई। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन नाइनलोट्स, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन किंग। सरपेंटविंग झील के ऊपर आकाश में नीले वस्त्रधारी नाइनलोट्स और चांदी के वस्त्रधारी किंग थे। वे भी उड़कर ऊपर आ गए। हमें जूनियर प्रशिक्षु भाई ट्विनवुड से पता चला कि आप, जूनियर प्रशिक्षु भाई जी निंग, यहाँ रहते थे। नाइनलोट्स हंसा। हम रोमांच की तलाश में निकले थे और संयोग से स्वेलो माउंटेन के पास से गुजरे, इसलिए हमने वहां आकर देखने का फैसला किया। जूनियर प्रशिक्षु भाई, आपकी नज़र वाकई कमाल की है। आपने वाकई कितनी खूबसूरत जगह चुनी है। यह विशाल सरपेंटविंग झील और झील के बीचों बीच स्थित वह द्वीप, ये सब बहुत ही मनमोहक हैं। निंग ने मुड़कर देखा। सचमुच, लहरों से टकराकर प्रकाश की लहरें जो जेड जैसी खूबसूरत लग रही थीं, और केंद्रीय द्वीप पर अनगिनत फूल और घास के मैदान, साथ ही विभिन्न मंडप, उसे एक सच्चे स्वप्नलोक, नश्वर संसार से परे एक आड़ू के बगीचे जैसा बना रहे थे। वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, आप यह नहीं जानती, लेकिन ये पहले एक राक्षस का इलाका हुआ करता था, निंग ने हंसते हुए कहा। बाद में मैंने उस राक्षस का सफाया कर दिया, और हमारे जी कबीले ने कई लोगों को इस जगह के जीर्णोद्धार के लिए लंबा समय दिया। तब जाकर राक्षसों से भरा ये द्वीप अपने वर्तमान स्वरूप में आया। मेरी दोनों वरिष्ठ प्रशिक्षु बहनों, चलो हवा में बातें नहीं करते, आइए मैं आपको अपना द्वीप घुमाता हूँ और आपकी मेहमान नवाजी भी करता हूँ। चल दर नाइनलोट्स और किंग जी निंग के साथ तुरंत नीचे उड़ गए। ब्राइट हार्ट द्वीप की सभी नश्वर दासियां मन ही मन बुदबुदाईं, वाह अमर परियां, वे उड़ रहे हैं, वे बहुत सुंदर हैं। देवियों, सभी लोग बहुत उत्साहित थे। निंग का 3 लोगों का समूह तेजी से नीचे उतरा। इसी दौरान नीला स्काईस्नैक और व्हाइट वाटर हाउंड भी आ गए। ये 2 डायर मॉन्स्टर वही हैं जिनके बारे में कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई ट्विनवुड ने बात की थी, है ना? नीला स्काईस्नैक, किंग और व्हाइट वाटर हाउंड, अंकल व्हाइट। नाइनलोट्स हंसा। क्या? किंग पास खड़ी चांदी के वस्त्र पहने युवती ने तुरंत घूर कर देखा। ठीक है, किंग, उसका नाम भी किंग है। नाइनलोट्स की हंसी फूट पड़ी। वह इन शब्दों को कहने के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। वह इन दोनों किंग्स के मिलन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी।